हेलो रॉक स्टार्स। तो स्वागत है फिर से एक बार यकीन हिंदी मीडियम में। और जो हम लेक्चर कंटिन्यू किए थे, क्योंकि ये दूसरा लेक्चर है हमारा, तो उम्मीद करता हूं कि पहला लेक्चर आपने पढ़ा भी होगा, अपनी एनसीईआरटी देखी भी होगी। जैसा कि हम पहले से ही बोलते आ रहे हैं, यूं ही बेसबब ना फिरा करो, कभी शाम घर भी रहा करो, और एनसीईआरटी की जो तुम्हारी किताब है उसे चुपके चुपके पढ़ा करो। तो पढ़ा तो जरूर होगा, क्योंकि जो टॉपिक कल कवर किया था हम लोगों ने उसमें था उपकला। उपकला के बारे में पढ़ा था, यानी इपिथीलिया के बारे में पढ़ा था। थोड़ा सा अगर हम रिकॉल करा दूं आपको, तो हमने देखा था कि जो ऊतक होता था, ऊतक हम किसे कहते थे? तो ऊतक हम कहते थे कोशिकाओं के उस समूह को जो हो सकता हो कि संरचना में समान हो या ना हो, कार्य में समान हो या ना हो, लेकिन एक विशिष्ट कार्य करते हैं साथ में मिलके, उनकी उत्पत्ति भी समान होती थी। फिर हमने इसी ऊतक के अंदर देखा था कि हमारे शरीर में टोटल कितने प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं। अगर इसका जिक्र किया जाए तो हमने 4 वर्गों में बांटा था इसे, कि हमारे शरीर में यानी किसी भी प्राणी की जो संरचना है उसमें लगभग 4 तरह के ऊतक मिलके हिस्सेदारी निभाते हैं। जिसमें सबसे पहला ऊतक हमने बताया था उपकला ऊतक, दूसरा हमने जिक्र किया था संयोगी ऊतक के बारे में, तीसरा जिक्र किया था हमने किसके बारे में? तंत्रिकीय ऊतक, और चौथा हमारे पास हुआ करता है क्या? पेशीय ऊतक। ऐसा याद होगा आपको। फिर हमने सबसे पहले स्टार्ट किया था इपिथीलियम के बारे में, यानी उपकला के बारे में। उपकला के बारे में जब हम पढ़ाने स्टार्ट किए थे तो हमने बताया था जो हमारी उपकला होती है उसमें जो सेल्स होती हैं अलग अलग आकार की होती है, उसके हिसाब से हम उपकलाओं को नाम भी देते हैं। लेकिन सेल्स जो आपस में जुड़ी हुई हैं उनके बीच में कैसी संधियां होती हैं, उन संधियों का भी जिक्र किया था। हमने देखा था कि जो हमारी उपकला होती है वो आधार कला के ऊपर पाई जाती है, और आधार कला के नीचे हमारा क्या होता है? संयोगी ऊतक होता है। हमने ये भी बताया था कि जो आधार कला होती है वो कोशिका नहीं होती है, अकोशिकीय होती है। बेसिक सी बात है, वो हमारे उपकला से ही डिराइव्ड होती है। जो हमारा संयोगी ऊतक होता है, क्योंकि उपकला में किसी तरह की रक्त की सप्लाई नहीं थी, तो संयोगी ऊतक के द्वारा हमारी उपकला क्या प्राप्त करती है? पोषण पदार्थ जो होती है, पोषण पदार्थों को जो प्राप्त करती है वो हमारे संयोगी ऊतक से प्राप्त करती है। इन सारी बातों को हमने बताया था। फिर हमने ये भी देखा था कि जो हमारी उपकला होती है उसको अगर हम बांटें तो हमने 2 हिस्सों में बांटा था कि हमारी उपकला 2 तरह की हो सकती है। कैसी भैया? तो जो 2 तरह की हो सकती है, उस उपकला में जो पहला था वो था सरल उपकला। जब भी हम सरल उपकला कह रहे थे तो हम बोल रहे थे कि चाहे जिस तरह की कोशिका की बनी होगी उसके हिसाब से हम उस उपकला का नाम तो देंगे ही देंगे, लेकिन जिस भी प्रकार की कोशिका की बनी होगी ये उपकला, वो एक सिंगल लेयर में अरेंज होगी, अगर आपको याद हो तो ऐसे उपकला को हम सरल उपकला कहते हैं। फिर हमने बताया था संयुक्त उपकला के बारे में। हमने बताया था जिस भी तरह की कोशिका की बनी होगी, लेकिन क्या होगा इसमें कि कोशिकाएं एक लेयर में न होके बल्कि 2 या 2 से अधिक लेयर्स में पाई जाएंगी, तो ऐसे उपकला को हम संयोगी उपकला कहते हैं। फिर हमने देखा था इसी संयोगी उपकला में कुछ स्ट्रेचेबल होती हैं यानी अननम्य होती हैं, और कुछ नॉन स्ट्रेचेबल होती हैं यानी जो स्ट्रेच नहीं की जा सकती। फिर हमने सरल उपकला के बारे में एक एक करके पढ़ना चालू किया था। तो हमने सरल उपकला के 3 प्रकार देखे थे शुरू में, या बेसिक तरीके से बात करें तो सरल उपकला में पहला उपकला हमने देखा था सरल सल्की उपकला। जब हम सल्की टर्म का इस्तेमाल कर रहे थे तो हमने बताया था सल्की उपकला यानी स्क्वेमस इपिथेलियम को देखें अगर, तो आधार कला तो होगी ही होगी दोस्त, उसके नीचे हमारा क्या होगा? संयोगी ऊतक भी होगा। लेकिन सल्की उपकला में जो कोशिकाएं होती हैं वो चपटी होती हैं, डिस्क शेप्ड होती हैं, इरेगुलर शेप की होती हैं, और कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होती हैं, एक दूसरे से ऐसे जुड़ी हुई होती हैं। इनके बीच में जो अंतः कोशिकीय स्पेस होता है वो बहुत कम होता है, और होता भी है तो उसमें आधात्री भरा होता है यानी मैट्रिक्स भरा होता है। फिर हम इसका कार्य देखे थे कि जब सरल सल्की उपकला के कार्य के बारे में हमने जिक्र किया था तो हमने देखा था कि सरल सल्की उपकला वहीं पाई जाएगी जहां पे विसरण का फिनोमिना होता होगा, या जहां पे निस्यंदन हम परफॉर्म करते होंगे यानी फिल्ट्रेशन परफॉर्म करते होंगे। फिर इसके डिफरेंट एग्जाम्पल्स जो कि एनसीईआरटी में आपके दिए हुए हैं उसको हमने डायग्रामेटिकली देखने का प्रयास भी किया था, शायद आपको याद भी होगा। फिर हमने देखा था सिंपल क्यूबाइडल इपिथेलियम के बारे में, और हमने बताया था इस उपकुला की जो कोशिकाएं होती हैं वो घनाकार होती हैं, घन के आकार की होती हैं।
सिंगल लेयर में ही अरेंज होती हैं। बाकी सारी कहानी वही कि आधार कला पाई जाएगी और आधार कला के नीचे संयोगी ऊतक पाया जाएगा। लेकिन कोशिकाओं का आकार चूंकि घन आकार का है, इसलिए इसे हम सरल घनाकार उपकला कहते हैं। फिर जब हम घनाकार उपकला की बात करते हैं और उनके फंक्शन के बारे में बात करते हैं, तो हम देखते हैं कि ये कहीं ना कहीं अवशोषण से, उत्सर्जन से और सिक्रीशन से यानी श्रवण से, यानी किसी न जहां पे कहीं कुछ चीज श्रावित होती हो, जहां पे किसी चीज का जहां से हम उत्सर्जन करते हो या जहां पे हम अवशोषण करते हो, ऐसी जगहों पे जो उपकला पाई जाती है वो हमारी कौन सी होती है? सरल घनाकार उपकला होती है। क्लियर है? फिर हमने तीसरे का जिक्र किया था और बताया था सरल स्तंभाकार उपकला। इसमें बताया था कि जो कोशिकाएं होती हैं वो बड़ी बड़ी होती हैं, ईंट नुमा अरेंजमेंट होता है उसका, और इसका न्यूक्लियस जो होता है एकदम बेस में पाया जाता है और थोड़ा बड़ा होता है। पढ़ा था। फिर हमने इस उपकला के कार्य के बारे में देखा था, तो हमने देखा था कि श्रवण करना यानी श्रावित करना, श्रावित करने के साथ साथ देखा था कि इनका काम अवशोषण में भी होता है। फिर हमने इसी उपकला में देखा था कि इसके मॉडिफिकेशन बहुत सारे होते हैं, तो हमने जिक्र किया था माइक्रोवेलाई का, सीलिया का और स्टीरियोसीलिया का। जब हम बात करते हैं माइक्रोवेलाई यानी सूक्ष्मांकुर की बात करते हैं, तो हम बोलते हैं माइक्रोवेलाई वहीं बनता है या उसी जगह के उपकला में बनता है जहां पे सतह क्षेत्रफल बढ़ाने का हमारा पर्पज होता है। और सतह क्षेत्रफल बढ़ाने का जो पर्पज होता है वो बस और बस इसलिए होता है कि हम किसी चीज को ज्यादा से ज्यादा अवशोषित करना चाहते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा अवशोषण हो सके इसके लिए हम क्या करते हैं? सतह क्षेत्रफल को बढ़ा लेते हैं और वहां पे हम बोलते हैं कि माइक्रोवेलाई या सूक्ष्मांकुर पाया जाता है। एकदम ऐसे ही रिवाइज करना है आपको। फिर हम बात करें कि हमने सीलिया का जिक्र किया था यानी पश्चमाभिकी का जिक्र किया था, और सीलिया की बात करते थे तो हम बोलते थे कि सीलिया यानी वहां की उपकला में सीलिया पाई जाती है जहां पे कहीं हमें एक दिशीय मूवमेंट कराना हो, एक दिशीय मूवमेंट कराना हो, वहां पे हम एक दिशीय सीलिया या वहां के उपकला में सीलिया पाई जाती है। फिर हमने उसके एग्जाम्पल्स भी देखे थे, फेलोपियन ट्यूब देखा था, अपनी श्वसनिका देखी थी, ये तमाम चीजों का जिक्र किया था जिसको हमने डायग्रामेटिकली पढ़ा था। क्लियर है? फिर हमने देखा था कि यही जो हमारी सरल स्तंभाकार उपकला है वो मॉडिफाई होती है, कहीं कहीं पे इसके सरफेस पे सीलिया पाई जाती है, तो हम क्या बोलते हैं उसे? पश्चमाभिकी स्तंभाकार उपकला। कहीं कहीं पे यही उपकला मॉडिफाई होके क्या बनाती है? ग्रंथि बनाती है। मॉडिफाई होके ग्रंथि बनाती है तो हम उसे कहते हैं क्या? ग्रंथिल स्तंभाकार उपकला यानी ग्लैंडुलर कॉलुमनर एपिथेलियम। इतना पढ़ लिया था हमने। फिर हम आगे पढ़ने वाले थे, तो आगे आज के लेक्चर में हम क्या क्या पढ़ेंगे पहले हम ये जान लेते हैं। एकदम प्यार से पढ़ने की जरूरत है दोस्त, प्यार से पढ़ेंगे और एनसीईआरटी की एक एक लाइन क्लियर करेंगे, तो एकदम हड़बड़ी मचाने की जरूरत नहीं है। मैं खुद ही प्रयास करता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा समझने पे फोकस करें। लिखी हुई सारी बातें हम ऑलरेडी नोटेड रखते हैं ताकि आप लिखते समय हड़बड़ी में कहीं ऐसे टर्म्स ना भूल जाएं या समझने की कोशिश ना करें, क्योंकि कभी कभी होता है कि हम समझने पे कम और नोट करने पे ज्यादा ध्यान लगाते हैं। तो नोट जहां पे होना चाहिए वो एग्जैक्ट जगह का है, तो एग्जैक्ट जगह दिमाग होता है। कॉपी में तो, किताबों में तो बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं, लेकिन लिखने की जरूरत दिमाग में है, और दिमाग में तभी लिखा जाएगा कोई चीज जब आप रियली में उससे अवेयर होंगे या उसके बारे में आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत बेहतरीन होगी। क्लियर है? तो कोई किसी को किसी प्रकार की समस्या, पिछले लेक्चर में कोई किसी प्रकार का किसी टॉपिक में प्रॉब्लम हो तो डाउट में जाके वो डाउट पूछ सकता है, उसको रिस्पेक्टिव टाइम पे उसका जवाब मिल जाएगा। ठीक है? ऐसे ही अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए, थोड़ा थोड़ा ही पढ़ेंगे लेकिन एकदम 100% मार्क्स लाएंगे। जब चैप्टर खत्म होगा तो आपको एनसीईआरटी एकदम आसान लगेगी, ये मेरा दावा है आपसे। ठीक है? तो देखेंगे कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज के टॉपिक्स जो कवर होंगे इस लेक्चर में वो है, हम अभी उपकला ही पढ़ रहे हैं चूंकि, तो उपकला में हम पढ़ेंगे किसके बारे में? कूट अस्तरित उपकला के बारे में। किसके बारे में भैया? कूट अस्तरित उपकला के बारे में। कि कूट अस्तरित उपकला क्या होता है यानी स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलिया क्या होती है। फिर हम पढ़ेंगे संयुक्त अस्तरित उपकला के बारे में, यानी हम पढ़ेंगे स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम के बारे में। फिर हम पढ़ेंगे संक्रमण उपकला के बारे में यानी ट्रांजिशनल एपिथेलियम के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम ग्रंथियों का जिक्र करेंगे कि भैया ग्लैंड्स क्या होती हैं,
फिर हम जिक्र करेंगे, थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करेंगे किसको, संयोगी ऊतक को, यानी कनेक्टिव टिश्यू को। ठीक है, तो स्टार्ट करें। तो आज जो हम पहले पढ़ने वाले हैं वो है कूट स्तरित उपकला। थोड़ा अपनी भाषा में समझने का प्रयास करते हैं, थोड़ा अपनी भाषा में समझने का प्रयास करते हैं कि भैया कूट स्तरित उपकला क्या होता है। क्या भैया, कूट स्तरित उपकला, कूट स्तरित उपकला, इसका मतलब समझ लेते हैं। कूट स्तरित उपकला का मतलब स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम के बारे में बात करेंगे, लेकिन जो टर्म लिखा हुआ है हमें उसी के बारे में सोचना है। कोई भी ऐसा नहीं है चीज जो बहुत ही ज्यादा रॉकेट हो। ठीक है, रॉकेट हम इसलिए बोलते हैं कि आपके अपने अप्रोच में है, आपके अपने पहुंच में है। अब हम नाम देखिए क्या बोल रहे हैं। पहला हम बोल रहे हैं कूट, यानी स्यूडो, यानी आभासी। मतलब समझ लीजिएगा, इसका मतलब क्या होता है भैया, आभासी, आभास हो रहा है, प्रतीत हो रहा है। प्रतीत होना मतलब जरूरी नहीं श्योर होना, आभासी। ठीक है, अच्छा स्ट्रेटिफाइड मतलब क्या होता है, अस्तर, यानी लेयर। अपनी भाषा में समझे तो लेयर तो समझ रहे होंगे। और उपकला का मतलब समझ ही रहे हैं, एपिथेलियम का मतलब उपकला, यानी ऐसी कोई उपकला जो ऐसा आभास हो रहा है या ऐसा प्रतीत हो रहा है कि एक से ज्यादा लेयर से बनी हुई है, आभासी। इसी को हम बोलते हैं कूट स्तरित उपकला। आभास हो रहा है, बस हमें प्रतीत हो रहा है, प्रतीत हो रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं। यानी ऐसी कोई की उपकला, यानी ऐसी कोई उपकला जो देखने में, अगर हम देखें ऐसे एक झटके में तो हमें लगे कि नहीं यार, इसमें तो कोशिकाओं का एक से ज्यादा लेयर प्रेजेंट है, तो हम बोलते हैं आभासी स्तरित उपकला या कूट स्तरित उपकला बोलते हैं उसे। चलिए देखते हैं देखने में कैसा होगा। भैया कौन सी चीज है ऐसा, क्या माहौल खराब हो गया इनका। तो अगर हम देख के इसे जताना चाहें आपसे कि भैया कैसा होता होगा, तो थोड़ा आप भी ध्यान दीजिएगा। थोड़ा आप जब ध्यान देंगे तो देखेंगे, जब हम बना रहे थे जैसे कि डायग्राम, उसमें पहले हम बना रहे थे किसको भैया, हम बना रहे थे हमेशा और हमेशा संयोगी ऊतक को बना रहे थे। फिर हम जिक्र कर रहे थे कि इसी संयोगी ऊतक के ऊपर क्या होता है, इसी संयोगी ऊतक के ऊपर हमारे पास पाई जाती है आधार कला, यानी बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये भी याद होगा, अगर गलती से किसी ने किताब उठाया होगा तो। यस या नो, याद होगा। टेंशन न लो, याद होगा, अभी सुबह सुबह है, फ्रेश होगा माइंड। ठीक है, फिर तीसरा अगर हम देखें, क्या हम बोल रहे हैं, क्या कूट स्तरित है, नाम भी लिखते जाएं ताकि बार बार देखने से आपकी चीजें क्लियर रहेंगी। ये है संयोगी ऊतक। क्या है भैया, संयोगी ऊतक है। ठीक है, दूसरे की बात करेंगे तो हम बोलते हैं, जो पीले रंग से हम दिखा रहे हैं, ये है हमारी आधार कला। क्या है भैया, आधार कला। ठीक है, तीसरे की बात करें, अगर हम तीसरे की बात करें तो तीसरा हमारे पास जो आइटम है, अब हम देखेंगे कि हम पढ़ने वाले हैं कि किसके बारे में, कूट स्तरित, यानी ऐसा कोई उपकला जो बेसिक या एग्जैक्टली वो स्तरित तो नहीं है, लेकिन ऐसा आभास हो रहा है कि वो लेयर्ड में प्रेजेंट है या लेयर्स पाई जा रही हैं कोशिकाओं की। चलिए देखते हैं कैसा होगा भैया। चलिए समझने का प्रयास करिएगा। जैसे मान लीजिए हमने बनाया था, ऐसे ऐसे बनाए अपनी भाषा में अपने तरीके से, ऐसे ऐसे मैं बनाना स्टार्ट कर दूं, ऐसे ऐसे बनाना स्टार्ट कर दूं। कुछ कोशिकाएं हम छोटा दिखा रहे हैं, कुछ थोड़ा बड़ा दिखा रहे हैं, ऐसे ऐसे करके हम बनाना स्टार्ट कर दें, ऐसे 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 करके बनाना स्टार्ट कर दें। तो हम अगर हम दिखाएं तो इसमें इसका न्यूक्लियस है, इसका ये, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके। तो जब आप देखेंगे इसे तो देख के लग रहा होगा कि भैया न्यूक्लियस तो एक से ज्यादा लेयर में अरेंज है।
देखिए, दूर से देखेंगे तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि नहीं आपको? ऐसा प्रतीत आपको हो रहा है कि नहीं? दोस्त की तरफ मत देखिए, लेकिन आपको तो ऐसा प्रतीत हो रहा है ना इन कोशिकाओं के अरेंजमेंट की वजह से कि भैया एक लेयर तो नहीं दिख रही है दूर से। यानी वास्तव में तो एक लेयर, यानी जो कोशिकाएं हैं वो एक लेयर में ही अरेंज है वास्तव में। लेकिन क्या है कि दूर से जब हम देख रहे हैं तो कोशिकाओं का अरेंजमेंट कुछ ऐसा है कि हमें आभास हो रहा है कि भैया ये एक लेयर में नहीं है, एक से ज्यादा लेयर में है। इसीलिए ऐसे उपकला को हम बोलते हैं क्या? कूट स्तरित उपकला। बात समझ में आ रही है? यस या नो? हाँ या नहीं? पक्का? चलिए, कूट स्तरित उपकला की बात हो गई तो ये हमारा क्या रहा? ऐसे उपकला हम लिख दें। यही बातें हैं। अब इसको हम देखें भैया कि ये कहां पाई जाती है। तो सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट इनके बारे में थोड़ा मैं बता दूं, थोड़ा सा समझ लें हम लोग। थोड़ा सा अगर हम समझने का प्रयास करें, थोड़ा सा हम समझने का प्रयास करें तो आइए इन्हीं से रिलेटेड एक डायग्राम बनाते हैं जो आपको थोड़ा और बेहतर नॉलेज की तरफ ले जाएगा। हमने क्या किया, एक ऐसा डायग्राम बनाया, और हम जब भी डायग्राम बनाएंगे तो वही बेसिक डायग्राम बना के आपको समझाएंगे ताकि आपको ये बातें एकदम रटी हो जाएं कि जब भी हम उपकला बनाएंगे तो क्या क्या चीजें पाई जाएंगी। चलिए, ये आधार कला बना लिया हमने, और फिर इस आधार कला के ऊपर हम ऐसे कोशिकाओं को अरेंज कर रहे हैं। अभी हम कहीं स्पेशल चीज को दिखाना चाह रहे हैं आपसे। ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे दिखा रहे हैं, समझिएगा। आभासी चूंकि हम बता रहे हैं तो आपको आभास कराएंगे भी कि भैया ये तो लेयर्ड दिखाई दे रही है, भैया ये तो लेयर्ड दिखाई दे रही है। क्यों भैया? तो कोशिकाओं का अरेंजमेंट कुछ ऐसा है जिसकी वजह से लग रहा है कि एक से ज्यादा लेयर में हमारी कोशिकाएं क्या है? अरेंज है, लगी हुई है। ऐसा प्रतीत हो रहा है आपको? ऐसा प्रतीत हो रहा है? तो हम देखते हैं कि अगर हम अपने श्वसनिका की बात करें, अपने श्वसनिका की बात करें, बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा, और अपने श्वसनिका यानी श्वास नाल की बात करें तो हमारे सांस नाल में यही कूट स्तरित उपकला का मॉडिफिकेशन होता है। कैसे भैया? तो यहाँ पे जो बड़ी बड़ी कोशिकाएं दिख रही हैं इनके सरफेस पे ऐसे सीलिया पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सीलिया पाया जाता है। ऐसे ऐसे ऐसे। और जो छोटी छोटी कोशिकाएं दिखा दे रही हैं वो क्या सिक्रीट करती हैं? श्लेष्मा, यानी इसे हम बोल दे पचमाभिकी। और इसे बोल दे क्या? श्लेष्मा। क्या बोल दे भैया? श्लेष्मा बोल दे। चलिए, अच्छी बात है, ये म्यूकस सिक्रीट करती होगी। और ये भैया क्या है? सीलिया है। अब सीलिया के बारे में आपको बताए थे हम कि भैया जो हमारी पचमाभिकी होती है वो करती क्या है? एक दिशीय मूवमेंट करती है। एकदम प्यार से समझिएगा, एक दिशीय मूवमेंट करती है यानी गमन करती है। याद होगा? तो यहाँ पे पचमाभिकी पाई जा रही है, और जो श्लेष्मा यानी म्यूकस सिक्रीटिंग ग्लैंड्स हैं वो म्यूकस रिलीज कर रही हैं। अब ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए हम सांस ले रहे हैं, मान लीजिए हम क्या कर रहे हैं? सांस ले रहे हैं। हमने सांस लिया तो अपने इस हवा के साथ जिसको हमने इनहेल किया सांस लेने के दौरान, इसमें नो डाउट बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स होंगे, होंगे कि नहीं होंगे? तो हम अनयूजुअल हवा के साथ साथ डस्ट भी ले रहे हैं। तो क्या ये पूरा डस्ट जाके हमारे फेफड़े में बैठ के मुकेश बना देगा, कचड़ा बना देगा हमें? नहीं, कचड़ा नहीं बनाने देंगे। हमारे शरीर के अंदर हमारे उपकला का काम क्या है कि हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, हमारे शरीर को रक्षा प्रदान करना बाहरी वातावरण से। यही तो हमारे यहाँ उपकला का कार्य था। चलिए, तो होता क्या है कि जो ये बड़ी बड़ी कोशिकाओं पे सीलिया है, और जो छोटी छोटी कोशिकाएं जो कि क्या सिक्रीट करती हैं? श्लेष्मा स्रावित करती हैं। तो जब हम सांस लेते हैं
तो इन जो म्यूकस सिक्रीटिंग सेल्स हैं, जो श्लेष्मा स्रावित करने वाली कोशिकाएं हैं, जो श्लेष्मा जो स्रावित करती हैं, तो ये श्लेष्मा करता क्या है, ये डस्ट पार्टिकल्स को होल्ड कर लेता है, पकड़ लेता है। चलिए भैया पकड़ तो लिया हमने और फेफड़े में साफ हवा भेज दी, डस्ट नहीं भेजा, क्योंकि जो भी डस्ट उस हवा में था हमने श्लेष्मा से ट्रैप कर लिया उसे। समझिएगा इस बात को। तो क्या हम जिस चीज को रास्ते में ट्रैप कर लिए, अब हम उसको वहीं पे कचड़ा बना के रखेंगे? कितना कचड़ा इकट्ठा करोगे? तो ये जो सीलिया होता है, जो पचमाविकी होता है, वो क्या करता है, एक दिशीय मूवमेंट परफॉर्म करता है। क्या करता है भैया? एक दिशीय मूवमेंट परफॉर्म करता है, और जो भी डस्ट पार्टिकल ट्रैप किया गया है श्लेष्मा के द्वारा, उसे हमें नासा गुहा से बाहर निकालता है। ऐसा आपने फील किया होगा। तो ऐसी उपकला जहां पे पाई जाती है उसे हम बोलते हैं स्यूडो स्ट्रेटिफाइड, क्या बोलते हैं, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कॉल्यूमनर एपिथेलियम। स्यूडो स्ट्रेटिफाइड यानी स्यूडो मतलब कूट, स्ट्रेटिफाइड मतलब अस्तरित, सिलिएटेड मतलब पचमाविकी, कॉल्यूमनर मतलब स्तंभाकार, और इपिथेलिया मतलब उपकला। एकदम देखिए प्यार से समझ में आ गया होगा कि भैया ऐसी उपकला कहाँ पाई जाती है। बहुत बार आपके नीट एग्जामिनेशन में पूछा गया है कि स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कॉल्यूमनर एपिथेलियम यानी कूट अस्तरित पचमाविकी स्तंभाकार उपकला कहाँ पाई जाती है। अब आप बहुत आसानी से बता देंगे कि भैया हमारे श्वास नाल में देखें तो जो हमारा अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट है, वहां पे जो इपिथेलिया या वहां पे जो उपकला पाई जाती है वो नेचर वाइज क्या होती है, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कॉल्यूमनर एपिथेलियम होती है। अगर एग्जांपल यहां पे भी नहीं याद हो रहा है तब भी कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। अभी आप जिन उपकलाओं का हम नाम ले रहे हैं उन उपकलाओं के बारे में कि कैसे होती होंगी, बस इस बात से भी आप अवेयर हो जाएंगे। तो जब हम ह्यूमन के बारे में एक एक कर करके जब ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ रहे होंगे तो डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे तो डाइजेशन में आने वाले पार्ट का, जब हम ब्रीदिंग एंड गैसियस एक्सचेंज पढ़ रहे होंगे यानी श्वास श्वसन तंत्र पढ़ रहे होंगे तो उसके रास्ते में आने वाले अंगों का, जब हम उत्सर्जी अंग पढ़ रहे होंगे तो उसमें यूज होने वाले अंगों का, जब हम परिसंचरण तंत्र पढ़ रहे होंगे तो उसमें यूज होने वाले अंगों का, जब हम मूवमेंट एंड लोकोमोशन पढ़ने वाले होंगे तो वहां पे क्या पाया जाता होगा, जब हम तंत्रिका तंत्र पढ़ रहे होंगे तो वहां पे कैसे ऊतक होंगे, जब हम एंडोक्राइन सिस्टम यानी जब हम पढ़ते हैं तब हम वहां पे रिस्पेक्टिव ऑर्गन्स या अंग में पाए जाने वाले जो भी जहां पे पाई जाती होगी, जिस तरह की उपकला पाई जाती होगी उसका जिक्र साथ साथ फिर से करते चलेंगे। लेकिन अभी कम से कम दिमाग में इतना इमेज तो बनाते चलिए कि अगर कोई बोले कि कूट अस्तरित पश्माविकी स्तंभाकार उपकला क्या होती है तो कम से कम इस कॉन्सेप्ट को तो आप समझिए। यस या नो? तो उदाहरण तो धीरे 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 आपको अपने आप याद होता चला जाएगा। हमें जब किसी चीज का फंक्शन पता होता है तो हम उससे कोरिलेट कर ले जाते हैं कि भैया ये कार्य तो यहां होता है, हमारे पेट में होता है, या ये कार्य तो हमारे यहाँ इंटेस्टाइन में होता है, तो वहां पे ऐसी उपकला पाई जाती होगी। ऐसे कोरिलेट करना आप स्टार्ट कर देते हैं। अब चाहेंगे कि डे वन ही पहले दिन ही हम सारे अंगों की उपकलाओं के बारे में जान लें तो ये वाला पार्ट जरूर रॉकेट साइंस का हिस्सा होगा। ठीक है, लेकिन जब धीरे धीरे सभी अंगों के बारे में अब अवेयर होने लगेंगे, सभी अंगों के फंक्शंस पता चलने लगेंगे आपको, तो इस फंक्शन से आप कोरिलेट जरूर करने लगेंगे कि भैया इनके कार्य के हिसाब से अगर हम सोचें तो यहां पे तो ऐसी उपकला पाई जाती होगी, और देखिएगा आप एक्यूरेट सही होगे। ठीक है, इसलिए मैं बोलता हूं कि बायो को रटने का नहीं, हर सब्जेक्ट को पढ़ने का अपना तरीका होता है। हम उस तरीके से ही पढ़ेंगे और हम इसीलिए यहां खड़े हैं कि आपको गाइड कर सकें, क्योंकि मेहनत और लड़ाई तो आपकी ही है।
आपको मैं बस तरीका सिखाने आया हूं कि किस तरीके से आपको इस पूरे 180 नंबर को टैकल करना है। केवल हम जूलॉजी वाले पार्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कूट स्तरित आपको समझ में आ गया होगा, यस या नो, हाँ या नहीं, हाँ या नहीं, आ गया होगा। चलिए इसके एग्जाम्पल्स हम देखेंगे, इसके बारे में लिखी गई बातें हम यहां पे लिख चुके हैं, क्योंकि हमारा पहला काम होता है कि आपको समझा दें, ऐसा ना हो कि लिखने के चक्कर में आप भूल जाएं चीजों को। अब देखिए, कोशिका की आकृति अब स्तंभाकार होती है, इसीलिए यह भी स्तंभाकार उपकला का रूपांतरण है। कोई समस्या नहीं भैया। फिर इस ऊतक में दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, एक लंबी कोशिकाएं और दूसरा छोटी कोशिकाएं, ये भी बात हमने बता दी है। कोशिकाओं में केंद्रक के तल अलग अलग होने के कारण यह ऊतक द्विस्तरीय दिखाई देता है, ये भी बात हमने बता दी है। देखिएगा बहुत प्यार से, कितना आसान होता जा रहा है, ठीक है। फिर हम सभी कोशिकाएं एक ही आधार कला पर स्थित होने के कारण यह वास्तव में एक परतीय उपकला होता है। वास्तव में तो एक परत का होता है, लेकिन हमें आभास होता है कि एक से ज्यादा परतें हैं, इसीलिए तो हम इसे कूट स्तरित उपकला बोल रहे हैं। अब बात क्लियर हो गई। यही बात तो मैं बोल के लिखवाता आपसे, और इसी बात के लिए आप हड़बड़ी में होते। तो हड़बड़ी में एकदम मत रहिए, चिल करके पढ़िए। फिर भैया तो रूपांतरण देखें तो कूट स्तरित पचमाभिकी स्तंभाकार ग्रंथिल उपकला, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड ग्लैंडुलर कॉलुमनर एपिथेलियम। तो देखिए यहां पे दिख रहा होगा कहीं ना कहीं, अगर डायग्राम दिख रहा होगा आपको तो ये प्रतीत भी हो रहा होगा कि बड़ी बड़ी कोशिकाओं में जो क्या है, इस तरह से सीलिया यानी पचमाभिकी लगा हुआ है, प्रतीत हो रहा है आपको। और छोटी छोटी कोशिकाएं क्या करती हैं, म्यूकस या श्लेष्मा सिक्रीट करती हैं। दिख रहा है, यस या नो, बहुत प्यार से बताइएगा, आप अपना अपना ही बताइएगा, दोस्तों के बारे में हमें नहीं जानना कि आपके दोस्त को दिख रहा है कि नहीं। श्लेष्मा श्रावण करने वाली कोशिकाएं हो गई, आधार कला होगी ही होगी, कुछ छोटी कोशिकाएं दिखाई दे रही होंगी, कुछ लंबी कोशिकाएं दिखाई दे रही होंगी। लंबी कोशिकाएं जो है उसमें पचमाभ होगा, और छोटी और लंबी कोशिकाओं का जो केंद्रक का अरेंजमेंट है उसकी वजह से ये दो स्तर का दिखाई दे रही, ऐसा प्रतीत हो रहा है। इसी को हम बोलते हैं क्या, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड ग्लैंडुलर कॉलुमनर एपिथेलियम। अब हम देखेंगे कि ऐसा एपिथेलियम कहां पाया जाता है या किसमें पाया जाता है। तो उदाहरण की बात कर लें अगर हम, तो हमने बात ही की थी भैया यहीं पे हम पाया जाता है। तो श्वास नाल, अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट, हमने बताया था कि जो हमारे रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट का यानी श्वास नाल का जो ऊपर वाला रास्ता है, यानी नासा कोष्ठ की श्वसन उपकला, नासा कोष्ठ, दूसरा श्वास नाल यानी ट्रेकिया, और तीसरा श्वसनिका यानी ब्रोंकाई। ये जो स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड ग्लैंडुलर कॉलुमनर एपिथेलियम होता है वो केवल और केवल ब्रोंकाई तक पाया जाता है। कहां तक भैया, ब्रोंकाई तक। अगर नहीं डायग्राम क्लियर हो रहा है तो मैं यहां से बता दूं कि जब हम नासा गुहा से आगे बढ़ते हैं तो फेरिंग्स, फेरिंग्स से आता है लैरिंग्स, लैरिंग्स से आता है ट्रेकिया, ट्रेकिया से आता है ब्रोंकाई, और ब्रोंकाई से बनता है क्या, ब्रोंकियोल। तो ब्रोंकाई तक हम देखेंगे तो हमारे पास जो उपकला पाई जाएगी वो कैसी होगी, कूट स्तरित पचमाभिकी ग्रंथिल स्तंभाकार उपकला। क्लियर, हाँ या नहीं। तो यहां पे उसका उदाहरण क्या हो गया, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड ग्लैंडुलर कॉलुमनर एपिथेलियम का उदाहरण क्या हो गया भैया, अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट। कोई समस्या किसी को, कोई प्रॉब्लम? एकदम प्यार से पढ़ा रहा हूं तो एकदम प्यार से ही पढ़ते चलिए, अपने पास टाइम बहुत है। क्या है, अपने पास टाइम बहुत है भैया। अगला देख लें। अब हम बात करेंगे किसका, कंपाउंड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम के बारे में। देखिए कूट स्तरित वास्तव में तो एक लेयर की ही थी, इसलिए वो भी प्रकार होती है किसकी, सरल उपकला की। हमने पढ़ा भी था कि सरल उपकला हम उसे कहते हैं जिसमें जो कोशिकाएं होती हैं वो एक सिंगल लेयर में अरेंज होती हैं। अब कोशिकाओं के आकार के आधार पे हमने उसका नाम दिया था। फिर हमने कूट स्तरित का भी जिक्र कर लिया कि वास्तव में तो बनी हुई सिंगल लेयर की ही है, लेकिन ऐसा आभास हो रहा था, ऐसा आभास हो रहा था कि कोशिकाएं एक से ज्यादा लेयर में अरेंज है। उनके रूपांतरण को भी हमने देखा स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड ग्लैंडुलर कॉलुमनर एपिथेलियम के रूप में, और हमने भी देखा कि जो हमारा अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट का ब्रोंकाई तक का इलाका है, लगभग वहां तक की उपकला जो है वो ऐसी होती है। एकदम क्लियर। अब हम बात करने वाले दूसरे के बारे में जिसका नाम है संयुक्त स्तरित उपकला, यानी कंपाउंड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम।
थोड़ा इसके बारे में समझ लेते हैं बेसिक, उसके बाद इसको हम पढ़ेंगे। अभी हम इसको पढ़ेंगे नहीं, अभी हम बेसिक्स पे ध्यान दे रहे हैं आपको। चलिए, हमने बोला क्या कि संयुक्त उपकला, थोड़ा प्यार से समझिएगा। हम बोल रहे हैं कि हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? संयुक्त उपकला के बारे में। संयुक्त उपकला के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। चलिए, अच्छी बात है। यानी हम कंपाउंड एपिथेलियम के बारे में पढ़ने वाले हैं। कंपाउंड एपिथेलियम, चलिए हम देख लें भैया, जो हम जान रहे हैं उसके हिसाब से ही बात कर लें। तो भैया है तो एपिथेलियम ही, है तो उपकला ही, और जब है उपकला तो हम बेसिक बातों को नहीं भूलेंगे कि ये उपकला भी कहाँ पाई जाती होगी। तो भैया ये उपकला भी कहाँ पाई जाती होगी ये जान लें। ये उपकला भी हमारा संयोगी ऊतक होगा। ऐसे संयोगी ऊतक यहाँ भी तो पाया जाता होगा। इसी संयोगी ऊतक के ऊपर क्या होगा भैया? इसी संयोगी ऊतक के ऊपर हमारा आधार कला पाया जाता होगा ऐसे। और इस आधार कला के ऊपर कोशिकाओं का कोई समूह होगा, लेयर होगा। इसीलिए क्योंकि कोशिकाएं लेयर में अरेंज होंगी, इसीलिए इसे हम बोल रहे हैं संयुक्त उपकला। लेकिन लेयर में जो अरेंज होंगी, उन लेयर की बात करें तो हम अगर लिखते चले जाएं तो जैसे मान लीजिए हमने लिख लिया कि ये क्या है भैया, तो ये है हमारा संयोगी ऊतक। क्या है? संयोगी ऊतक। चलिए, अच्छी बात, ये हमारा हो गया संयोगी ऊतक। दूसरा क्या है भैया? दूसरा हमने लिख लिया जिसको पीले कलर से दिखाया है कि ये हो गया हमारा आधार कला। क्या हो गया? आधार कला, बेसमेंट मेम्ब्रेन। याद रहे कि आधार कला कोशिकीय नहीं होता है, अकोशिकीय होता है, उपकला के द्वारा बनाया जाता है। कई बार सवाल ऐसा पूछा गया है। अब आएगा हमारा जो हमारी उपकला है, जो उपकला कोशिकाएं हैं, उनके लेयर्स का जिक्र होगा। लेकिन लेयर का जो जिक्र होगा, तो अगर हम देखें संयुक्त उपकला यानी कंपाउंड इथिलियम का जिक्र करें, तो जो बेसल सेल होती है, यानी जो आधार पे पाई जाने वाली सेल होती है, या हम ये बोल सकते हैं कि जो आधार कला पे प्रेजेंट कोशिका होती है, वो कौन सी होती है? वो हमारी घनाकार कोशिकाएं होती हैं। ऐसे ऐसे कौन सी बनाती हैं भैया? घनाकार कोशिकाएं। घनाकार कोशिकाओं को जब हम 2D में दिखाते हैं तो इनके बेस को हम चौड़ा दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? बेस को चौड़ा दिखाते हैं, सॉरी, ऐसे। जैसा कि इनका नाम प्रतीत हो रहा है कि ये संयुक्त उपकला है, और जब संयुक्त उपकला है तो भैया एक से ज्यादा लेयर इसमें पाई जाती होगी। चलिए इनके कोशिक न्यूक्लियस को दिखा लें, यानी केंद्रक को दिखा लें। अब जो बेसल लेयर होगी, यानी जो ऊपर आधार कला के ऊपर पाई जाने वाली लेयर होगी, उसमें कौन सा होगा? हमारा क्यूबाइडल एपिथेलियम होगा, यानी घनाकार उपकला होगी। इस क्यूबाइडल एपिथेलियम के ऊपर जो है, जो सेल की लेयर और पाई जाएंगी, वो सल्की कोशिकाएं होती हैं। कौन सी भैया? सल्की। ऐसे ऐसे अरेंज होती हैं, ऐसे। सल्की कोशिकाओं के बारे में हमने पढ़ा था कि सल्की कोशिकाएं जो होती हैं चपटी होती हैं। ऐसे ऐसे चपटी कोशिकाएं का लेयर होगा। ऐसे ऐसे कई लेयर पाई जाएगी, 2 से लेके 3 लेयर पाई जाएंगी, ऐसे 4-5 भी हो सकती है। ऐसे ऐसे अब बनाएंगे तो अभी टाइम लगेगा, लेकिन आपको अभी डायग्राम में मैं दिखा भी दूंगा इसे, ताकि आप फील कर पाएंगे इस बात को। लेकिन एक बात जरूर जान लीजिए कि जब भी हम संयुक्त उपकला की बात करेंगे, तो जो सबसे आधार कला से लगी हुई जो कोशिका होगी, वो हमेशा और हमेशा कौन सी होगी? घनाकार उपकला होगी। और उसके ऊपर जो पाई जाएंगी वो सल्की उपकला होगी। अभी इसके भी कई प्रकार होंगे, लेकिन पहले डिफिनेशन अगर हमें देना हो तो हम ऐसे बोल सकते हैं। क्लियर है? एक चीज देख रहे होंगे कि इसमें जो भी उपकला कोशिकाएं हैं, वो एक से ज्यादा लेयर में अरेंज है। इसीलिए ऐसी उपकला को हम संयुक्त उपकला कह रहे हैं। और जो संयुक्त उपकला होती है, उसका काम होता है क्या? ये ऐसी जगहों पे पाई जाती हैं जहां पे हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना होता है। प्रोटेक्शन यानी रक्षा। तो देखेंगे कहां कहां पाई जाती हैं ऐसी उपकला, लेकिन पहले इनके टाइप्स के बारे में जिक्र कर लें। हम कह रहे हैं कि कंपाउंड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, कंपाउंड एपिथेलियम बोल लें या स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम बोल लें, भैया एक से ज्यादा लेयर में है तो स्ट्राटा मतलब होता है लेयर। अब हम देखते हैं कि बहुआस्तरित यानी मल्टी लेयर्ड होती है।
क्या होती है भैया? मल्टी लेयर्ड, यानी एक से ज्यादा लेयर में पाई जाएंगी। लिखा भी है यहां कि एक से ज्यादा परतें पाई जाएंगी इस उपकला में। कोई समस्या? अच्छा, इनके काम की बात करें तो ये कहीं ना कहीं एब्जॉर्प्शन से या सिक्रीशन से, यानी अवशोषण से और स्रावित करने से इनका वास्ता दूर दूर तक का नहीं होता है। श्रावण और अवशोषण में सीमित भूमिका होती है, यानी बहुत कम इनका रोल होता है किसी चीज को स्रावित करने में या किसी चीज के अवशोषण में। इनका मुख्य कार्य जो होता है रासायनिक व यांत्रिक प्रतिबलों से रक्षा करना। यानी ये जो संयुक्त उपकला होती है वो कहीं ना कहीं हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है और उसी में इसका रोल होता है। अब आप भी समझ रहे होंगे कि जैसे मान लीजिए हम ईंट की दीवार बनाते हैं, लेकिन जहां हमें ज्यादा प्रोटेक्शन चाहिए वहां हम ईंटों की ज्यादा लेयर लगा देते हैं, मोटी दीवार बना देते हैं भाई। हम नहीं चाहते हैं कि उसको कोई बहुत जल्दी तोड़ के चलाए अंदर, हम नहीं चाहते। तो नहीं चाहते तो हम ज्यादा से ज्यादा लेयर बना देंगे ईंट का। तो वैसे ही इनका काम तो है ही है कि इनकी कोशिकाएं जो है आपस में थोड़ा टाइटली पैक्ड होती हैं। तो हमने क्या किया, उन्हीं कोशिकाओं का एक से ज्यादा लेयर अपना दिया कि भैया किसी चीज के घुसने की प्रोबेबिलिटी अंदर जो है वो एकदम से कम हो जाए, क्योंकि इनका काम ही तो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, आस्तरित करना अंगों को। और ये इनका बस पर्पज है कि बाहरी वातावरण से हम अंगों को क्या करें, बचाए रखें। क्लियर है? समझ पा रहे हैं? यस या नो, हाँ या नहीं? खाली कमेंट बॉक्स में मत पूछो हाय तुम कहाँ से हो, हाय पढ़ रही हो, तुम किस बैच की हो, तुम किस शहर के हो। इसमें टाइम जाया ना करो, इसमें 1 साल टाइम जाया करोगे और जिंदगी जो है ज्यादा मजे लेगी। न्यूटन का तीसरा नियम पता होगा, एवरी एक्शन हैविंग इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम पढ़ा होगा ना। तो एक बात ध्यान रखिए, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम आपके लाइफ में भी चलता है। कैसे भैया? तो पहले आप जिंदगी के मजे लेते हो, आपको लगता है कि बहुत चिल कर रहे हो, कुछ समय बाद जिंदगी आपके मजे लेने चालू करती है। तो क्रिया तो आप थोड़ा कम करते हो, लेकिन जो प्रतिक्रिया आता है ना वो बहुत बढ़िया होता है। तो न्यूटन का ये तीसरा नियम जरूर लागू रखें जब भी इस तरह की चुल्लो हो रही हो। तो याद रखिए कि हर क्रिया का प्रतिक्रिया भी है, ठीक है? तो आराम से केवल कॉन्सेंट्रेट होकर अभी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए कुछ दिन। हमेशा नहीं बोल रहे कि जिंदगी ऐसे बिता दीजिए, नहीं, मौज करिए, लेकिन एक सर्टेन मुकाम हासिल करके, ठीक है? हाँ, तो फिर हम देखेंगे कि प्रसार क्षमता के हिसाब से ये तो लेयर्ड होंगी, एक से ज्यादा लेयर कोशिकाएं अरेंज होंगी। अब ये प्रसारित हो पाती हैं कि नहीं हो पाती, इनका एक गुण और ऐड कर दिया हमने कि भैया अगर इनको हम तान, प्रसार मतलब होता है तानना, खिंच जाती हैं कि नहीं, तन जाती हैं कि नहीं, इसके हिसाब से देखें तो हम दो तरह की हम पढ़ेंगे इप्थिलिया। कौन से भैया? तो जो प्रसार क्षमता के हिसाब से, याद रहे किसके हिसाब से? प्रसार क्षमता, ये तन पाती हैं कि नहीं। तो भैया दो ही बात होगी, या तो तन पाती होंगी या तो तन नहीं पाती होंगी। तो जो तन जाती होगी उसे कहते हैं वो स्ट्रेचेबल एपिथेलियम या अनम्य एपिथेलियम कहते होंगे, कहते होंगे कि नहीं? और जो नहीं तन पाती होगी अनम्य एपिथेलियम कहते होंगे, यानी नॉन स्ट्रेचेबल एपिथेलियम कहते होंगे। यही तो बात होगी कि भैया देखिए बहुत प्यार से समझिएगा, हमने कंपाउंड एपिथेलियम का जिक्र कर रहे हैं, हम लोग इसे स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम भी बोलते हैं। क्यों क्यों स्ट्रेटिफाइड बोलते हैं? क्योंकि भैया स्ट्राटा से बना हुआ है, और स्ट्राटा का मतलब होता है लेयर। क्या होता है भैया? लेयर। लेयर का तो हिंदी आ रहा होगा ना, अबे लेयर तो जान रहे होगे ना, अब इतना तो हिंदी, इतना तो अंग्रेजी नहीं कमजोर होगा। लेयर मतलब होता है अस्तर, ठीक है? तो स्ट्रेटिफाइड बोल रहे हैं, लेयर्ड है, यानी यहां पे कोशिकाएं जो हैं, उपकला की जो कोशिकाएं हैं एक से ज्यादा लेयर में अरेंज है। अब हम वो देखते हैं कि जो उपकला ऐसी जगह है, हमने ये भी बताया कि इनका रोल थोड़ा सीमित होता है अवशोषण वाले कार्य में या किसी चीज को स्रावित करने वाले कार्य में, इनका रोल थोड़ा क्या होता है, सीमित होता है, बहुत कम उसमें रोल प्ले करती हैं। लेकिन जहां रक्षा प्रदान करना है वहां इनका रोल होता है, चाहे यांत्रिक या रासायनिक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना हमें। तो चलिए अब हम देख रहे हैं कि क्या इनमें स्ट्रेचेबल पावर है कि नहीं है, यानी क्या ये तन जाती हैं, जरूरत पड़ने पे खींच जाती हैं या नहीं खींचती हैं। अगर खींच जाती हैं तो हम बोलते हैं उसे स्ट्रेचेबल एपिथेलियम, यानी अनम्य एपिथेलियम या अनम्य उपकला। क्लियर? अगर नहीं होती होंगी तो हम अनम्य उपकला कहते होंगे, यानी जिसके पास स्ट्रेचेबिलिटी नहीं है।
तो जो आनम्य एपिथेलियम होता है उसका एग्जाम्पल जो होता है वो क्या होता है, संक्रमण उपकला। क्या होता है भैया, ट्रांजिशनल एपिथेलियम। उसका एग्जाम्पल क्या होता है, ट्रांजिशनल एपिथेलियम। अभी देख लेंगे क्या होगा ट्रांजिशनल एपिथेलियम। फिर हम देखें नॉन स्ट्रेचेबल में, जो स्ट्रेचेबल नहीं है यानी जो तन नहीं पाती उनकी बात कर लें तो तीन तरह की होती हैं। कौन कौन सी, अस्तरित सल्की उपकला, अस्तरित घनाकार उपकला और अस्तरित स्तंभाकार उपकला। एकदम फोकस मत रहिए, कुछ चीजें हैं जो एनसीईआरटी के बाहर हैं लेकिन सवाल पूछे गए हैं आपसे दोस्त, ठीक है। और हम नहीं चाहते कि आपका 2 सवाल भी जाया जाए। क्यों भैया, क्योंकि सबसे आसान है यार समझना अपने बारे में। और 2 सवाल अगर मान लो कोई चैलेंज देता हो कि मैक्सिमम क्वेश्चन एनसीईआरटी से आता है 90%, तो 5% की तैयारी हम अगली बार करेंगे क्या, हमें तो 100% की तैयारी करनी है ना। तो 95 तो 90-95 तो हम एनसीईआरटी से पा ही लेंगे। जो 5% एक्स्ट्रा वाला है जिससे 1-2 क्वेश्चन उठते हैं, आपको तो 180 स्कोर करना है ना। कदे तो हो नहीं कि नहीं भैया कम में ही संतोष कर लोगे कि नहीं भैया हम 2 क्वेश्चन कम ही करेंगे। काहे करोगे भैया कम, खाना कम खाते हो क्या, फीस कम दिया है, फीस तो कम नहीं दिया है, फीस तो सबके बराबर दिया है। तो नंबरवा काहे कम लाने की सोचोगे, नंबरवा भी लाओगे एकदम 180 में 180, ठीक है। तो अगर हम देखें तो कोई बहुत बड़ा नाम नहीं है, आप लोग पता नहीं क्यों डरते हो भैया। एक लेयर्ड होगी और उस लेयर में कौन सी उपकला किस तरह की कोशिका है उसी हिसाब से नाम दे देते हैं कि भैया लेयर बना हुआ है सल्की है तो सल्की स्तरित बोल रहे हैं, लेयर बना हुआ है अगर क्यूबाइडल ऊपर पाया जा रहा है तो स्तंभाकार बोल दे रहे हैं, अगर लेयर बना हुआ है और भैया क्या पाया जा रहा है घनाकार पाया जाए तो घनाकार बोल दे रहे हैं। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इतनी बात समझ में आ गई, यस या नो, जल्दी बोल दीजिए, हाँ या नहीं, आया कि नहीं, यस या नो बोलो। आ गया, चलिए आ गया तो आगे बढ़ते हैं। जब आ गया आगे बढ़ते हैं तो देखेंगे संक्रमण उपकला ट्रांजिशनल एपिथेलियम का जिक्र करेंगे। अच्छा इस डायग्राम से देखिएगा कि जो डायग्राम बनाया है हमने इसमें हमने जताने का प्रयास किया है कि ये हमारी क्या हो गई, आधार कला हो गई। लाल कलर से जो दिखा रहा हूं वो जताने का प्रयास किया है कि ये हमारी घनाकार उपकला है। और जो पॉलीगोनल शेप से दिखाया गया है यानी डिस्क शेप कोशिकाएं दिखाई गई हैं वो क्या है, सल्की उपकला। ऐसा दिख रहा होगा, हाँ या नहीं, दिख रहा है ना भाई। चलो तो कह रहा है कि बहुपरतीय होती, संक्रमण उपकला की बात कर ले यानी ट्रांजिशनल एपिथेलियम की बात कर ले तो बहुपरतीय होती है यानी एक से ज्यादा परत पाया जाता होगा। तभी तो हम पढ़ रहे हैं इसे कंपाउंड एपिथेलिया में, तभी तो हम इसे संयुक्त उपकला में पढ़ रहे हैं, हाँ या नहीं, हाँ भैया। फिर कोशिकाओं की 4 से 6 परतें यहां पे पाई जाती हैं जो डायग्राम में आपको दिख भी रहा है। इसलिए मैं डायग्राम नॉर्मली बना के लाया हूं ताकि आप उसे कोरिलेट कर पाए क्योंकि बुक में जल्दी नहीं मिलता है, ठीक है। आंतरिक परत की कोशिकाओं की आकृति घनाकार होती है, ये बात मैं पहले बता चुका हूं क्योंकि ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है किसका भैया, ये हमारा जो आस्तरित उपकला होती है यानी जो लेयर्ड एपिथेलियम या जो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम होती है। बात क्लियर है। फिर हम देखें मध्य की 2 से 4 परतें नाशपाती के समान या बहुध्रुवीय कोशिकाओं की यानी पॉलीगोनल कोशिकाओं की बनी होती है। फिर सबसे बाहरी 1 या 2 परतें अंडाकार कोशिकाओं की बनी होती है। ऐसे दिख रहा होगा, अंडा तो जानते ही होंगे। ट्रांजिशनल एपिथेलियम या बोल रहे हैं क्या, संक्रमण उपकला मतलब समझ लेते हैं भैया क्या होता है। विश्रामावस्था में पतली आधार कला उपस्थित होती है लेकिन प्रसारित करने पर आधार कला लगभग अनुपस्थित गायब हो जाती है। इसका मतलब थोड़ा समझ लेते हैं हम लोग ट्रांजिशनल एपिथेलियम का। ट्रांजिशनल एपिथेलियम का मतलब थोड़ा समझ लें हम, चलिए यहीं आगे समझा दें, आगे हम समझा दें, समझ लेंगे आप तो अच्छा लगेगा। कैसे भैया, तो हम क्या बना लें, हम चलो किडनी बना लें। क्या बना ले दोस्त, किडनी बना लें, बना लिया, किडनी बना लिया, ये मूत्रनाल बना लिया। मूत्रनाल के साथ ही हम मिलता जुलता क्या बना लिए, मूत्राशय बना लिए। ऐसे ऐसे बना लिया, ठीक है। ये हमारी क्या हो गई भैया, किडनी हो गई यानी विक हो गया। समझिएगा कि कहाँ पाया जाता होगा, ट्रांजिशनल क्यों बोल रहे हैं। फिर भैया ये क्या हो गया, मूत्रनाल हो गया। फिर भैया आगे हमारा मूत्राशय हो गया जहां पे बना हुआ मूत्र हमारा क्या होगा, वो संचित किया जाएगा या कुछ देर के लिए यहाँ रखा जाएगा।
क्लियर है? हाँ या नहीं? क्लियर है? चलिए अच्छी बात, बात समझ में आ रही है? हाँ चलिए, चलिए साहब बात समझ में आ रही है। अब मान लीजिए कोई बंदा है, तो हमारा किडनी क्या करता है, जो भी हमारा उत्सर्जी उत्पाद है उसको छानता है, और जो भी हमारा यूरिन यानी मूत्र है धीरे धीरे मूत्रनाल के तहत होते हुए आके हमारे मूत्राशय में भरता है। समझिएगा इस कहानी को। तो मान लीजिए अभी 50 ml भरा होगा, फीलिंग आपको आनी चालू हो गई कि भैया लगा हुआ है यूरिन। नहीं कुछ देर गए 100 ml हो गया, नहीं कुछ देर गए 150 ml हो गया, नहीं कुछ देर गए तो क्या हो गया, थोड़ा और भर गया, भरता जा रहा है भरता जा रहा है भरता जा रहा है। तो जो ये मूत्राशय होता है, जो उसकी उपकला होती है वो ट्रांजिशनल एपिथेलियम यानी संक्रमण उपकला होती है, स्ट्रेचेबल होती है। क्या होती है भैया? स्ट्रेचेबल होती है। तो यहाँ जो हम बता रहे थे कोशिकाएं जो होती हैं, जो कोशिकाएं होती हैं वो आपस में अब क्या करेंगी, अभी तक तो ये नॉर्मल रही होंगी 50 ml पे 100 ml पे नॉर्मली रही होंगी, लेकिन बाद में होता क्या है, जैसे 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 मूत्र भरता जाता है ये मूत्र एब्जॉर्ब करते करते स्ट्रेच हो जाती हैं, ऐसे ऐसे। अभी हम दिखाएंगे डायग्राम में इसे, ठीक है? इसीलिए जब आप कभी बहुत ज्यादा यूरिन आपके यहाँ होता होगा, कलेक्ट करते होंगे मूत्राशय में बहुत ज्यादा यूरिन, देर तक आपने रोक रखा है और उसके बाद पास करते हैं, तो पास करने के तुरंत बाद कुछ देर बाद ही आपको फिर से फीलिंग आती है कि भैया हमें फिर यूरिन पास करना है। तो उस समय होता क्या है कि जो भी कोशिकाएं हैं, जो भी दीवार से लगी हुई हमारी उपकला थी, उसकी जो कोशिकाओं ने जो हमारा यूरिन एब्जॉर्ब किया था, वाटर एब्जॉर्ब किया था, फिर से रिलैक्स स्टेट में आने के बाद वो फिर से उसी वाटर को, जो यूरिन था उसको फिर से आपके मूत्राशय में ड्रॉप कर देती। तो आपको फिर फीलिंग आने लगती है कि भैया आपको यूरिन पास करना है। तो यहां पे इसका जिक्र करेंगे हम लोग, पहले ही समझा दिए कि आप उसको समझ पाइएगा। कोई चीज है ऐसे, फिर उसमें प्रेशर बढ़ता गया, कलेक्शन बढ़ता गया, तो वहां की कोशिकाओं ने उसे एब्जॉर्ब कर करके और एब्जॉर्ब किया। तो नॉर्मल किसी चीज का शेप अगर ऐसा है दोस्त, और इसमें कोई चीज डालने लगे जबरदस्ती से, इसके शेप में क्या होगा, डिफॉर्मिटी तो आ ही जाएगी। आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? चलिए, इसीलिए उसे हम बोलते हैं संक्रमण उपकला। बात समझ में आई कि नहीं भैया? चलिए, बात समझ में आई तो आगे बढ़ लेते हैं। तो ऊतक में कोशिकाओं की आकृतियां विश्रामावस्था में दिखाई देती हैं, लेकिन जब ऊतक में प्रसार होता है तो सभी कोशिकाओं की आकृति चपटी हो जाती है। कोशिकाएं एक दूसरे से इंटरडिजिटेशन द्वारा जुड़ी होती हैं। एक पतली क्यूटिकल की परत सबसे बाहरी स्तर में पाई जाती है, इस ऊतक को जलरोधी बनाती है। देखिएगा, अब यहां पे दिखाई दे रही होगी कि नॉर्मल कंडीशन में ऐसा है भैया, दिख रहे हैं? इतना मोटा दिखाई दे रहा है कि नहीं? अबे गायब भी हो गए सब लोग क्या? इतना मोटा दिखाई दे रहा है भैया, लेकिन जब क्या हो गया, किसी चीज को हम क्या करने लगे, प्रसारित करने लगे, तो जब खींचने लगे तो देखिए एक बात तो दिखाई दे रही होगी कि आधार कला लगभग गायब हो गया। यहां पे ऐसे दिखाई दे रहा है। अगर यही मूत्रनाल में तो यूरोथीलियम कहते हैं इसे। क्या बोलते हैं? यूरोथीलियम। कोशिकाएं चपटी हो जाती हैं प्रसारित करने पे। क्लियर है? तो ये ट्रांजिशनल एपिथेलियम होता है। आगे बढ़े भैया, उदाहरण देख लें कि संक्रमण उपकला कहां पाई जाती है, ट्रांजिशनल एपिथेलियम कहां पाया जाता है। तो रिनल पेल्विस, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय, नर मूत्रमार्ग का अग्राशय। रिनल पेल्विस वृक्कसोढ़ी में, मूत्रवाहिनी यानी यूरेटर में, यूरिनरी ब्लैडर में, नर मूत्रमार्ग का अग्रभाग जो होगा वहां ये पाई जाती है। कौन सी भैया? संक्रमण उपकला। क्लियर है? हाँ या नहीं? और यहां पे एक लाइन मैंने प्यार से लिखा हुआ है कि ये जो संक्रमण उपकला है वो केवल और केवल कहां पाई जाती है भैया? उत्सर्जन तंत्र में पाई जाती है। इसीलिए ऐसी उपकला को हम यूरोथीलियम भी बोलते हैं। ये भी जहर लाइन है एकदम। देखिए, अब एग्जाम्पल याद करना पड़ेगा आपको, रटना पड़ेगा। बता दो भैया, जब तक बताओगे नहीं आगे वाला स्लाइड नहीं खोलेंगे। बता दो, अब एग्जाम्पल रटना पड़ेगा क्या? रटोगे? अभी भी रटना पड़ेगा? इतने प्यार से पढ़ा रहा हूं फिर भी रटना पड़ेगा? बोलो, बोलते काहे नहीं हो, बोलो। चलो, ये हमारा रहा ट्रांजिशनल एपिथेलियम यानी संक्रमण उपकला रहा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे भैया, तो हमने बताया था कि अब स्तरित तो है, स्तरित है, लेकिन अस्तर जो बना हुआ है उसमें कौन सी कोशिकाएं हैं इसके हिसाब से भी हम नाम देते हैं। और बेसिकली ऐसी जो होती हैं लेयर, वो क्या होती है? नॉन स्ट्रेचेबल होती है, यानी अनानम में होती है। तो भैया देख लें, आंतरिक परत घनाकार कोशिकाओं की, ये तो रहेगा ही क्योंकि ये तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है।
मध्य परत बहुभुजीय कोशिकाओं की यानी पॉलीगोनल शेप की, और बाह्य परत जो होती है वो चपटी सल्क जैसी कोशिकाओं की अगर बनी हो तो भैया किसे क्या कहते हैं हम, इसे बोलते हैं स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। क्या बोलते हैं भैया? स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। यानी ऊपर की लेयर डिसाइड करेगी कि ऊपर की सेल लेयर किससे बनी हुई है, उसके आधार पे ही तो नाम दे रहे हैं। तो कौन सा बड़ा रॉकेट साइंस हो गया? कुछ हुआ क्या? नहीं हुआ। अब बात करें इसकी, तो बाह्यतम सल्की कोशिकाओं में केराटिन प्रोटीन की उपस्थिति के आधार पर, तो जो सल्की कोशिकाएं हैं, हमने बताया कि हमने स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम बोला, तो जो ऊपर वाली सल्की कोशिका थी, अगर उसमें केराटिन प्रोटीन है तो हम उसे बोलेंगे केराटिनाइज्ड, अगर नहीं है तो हम बोलेंगे केराटिन नहीं है, तो नॉन केराटिनाइज्ड बोलेंगे। तो अगर क्रेटीन है यानी केराटिन कृत है, अगर स्तरित सल्की है, उपकला है, तो केराटिन प्रोटीन है। ये जो दिखा रहे हैं हम क्या है, वो केराटिन प्रोटीन है। तो भैया केराटिन है तो केराटिन स्तरित बोलेंगे, अगर केराटिन नहीं है तो केराटिन विहीन बोलेंगे, यही तो होगा। तो भैया अगर नहीं समझ में आ रहा तो भी इसे कहते हैं केराटिनाइज्ड। क्या बोलते हैं भैया? केराटिनाइज्ड। और इसे बोलते हैं नॉन केराटिनाइज्ड। क्या बोलते हैं भैया? नॉन केराटिनाइज्ड। अब आप देखते होंगे कि एग्जाम में आपसे पूछा जाता होगा कहां पे केराटिनाइज्ड पाया जाता है, कहां पे नॉन केराटिनाइज्ड पाया जाता है। लेकिन क्या होता है भैया, ये सल्की के आधार पे ही है। जहां जहां ऊपर की कोशिका सल्की हो, ऐसा कोई संयुक्त उपकला जहां ऊपर की कोशिकाएं सल्की हो, तो हम सल्की स्तरित उपकला कहते हैं। अब इस सल्की स्तरित उपकला में जो सल्क रूपी कोशिका है, अगर उसमें केराटिन प्रोटीन है तो हम उसे कहते हैं केराटिनाइज्ड एपिथेलियम। अगर केराटिन प्रोटीन नहीं है तो हम बोलते हैं केराटिन विहीन सल्की उपकला। कोई समस्या? बोल दो। कोई समस्या नहीं, नाम से केवल वाकिफ होइए। तो क्रेटिकृत कहां पाया जाता है, यानी क्रेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम कहां पाया जाता है? इसका एग्जाम्पल हम देखें, कई बार सवाल पूछा गया है, पंखों में, बाल में और नाखून में। ठीक है, यानी उदाहरण बाह्य कंकाल, त्वचा की एपिडर्मिस, सल्क, सिंग, नख, पंख, इन सब जगहों पे क्या पाया जाएगा भैया? केराटिनाइज्ड एपिथेलियम पाया जाता है। जैसे सिंग हो गया, खुर हो गया, चोंच हो गई, इन सब जगहों पे देखिएगा आप। अब तो सवाल पूछा गया है ना दोस्त, अब तो दिख रहा होगा ना कि सवाल पूछा गया है, लेकिन आपको रटना क्यों पड़ता है? क्योंकि जब केराटिनाइज्ड बोला जाता है तो आप डायग्राम नहीं बना पाते हो दिमाग में कि केराटिनाइज्ड एपिथेलियम बोला जा रहा है। तो आप कम से कम इतना सोच पाओ कि स्तरित उपकला है जिसमें ऊपर की जो कोशिकाएं हैं सल्की हैं, और सल्की कोशिकाओं होने के बावजूद भी इसमें केराटिन प्रोटीन भी है, तो हम केराटिनाइज्ड स्तरित उपकला कहते हैं। बोल तो रहे हैं ना, केराटिनाइज्ड सल्की स्तरित उपकला। पहले तो ये जानना जरूरी है। फिर अगर ये डायग्राम बन गया तो सोचिए कि ऐसी उपकला कहां पाई जाती है। तो भैया एक बात तो ध्यान रखिए, केराटिन प्रोटीन है तो थोड़ा सा तो प्रोटीन है तो हार्ड स्ट्रक्चर बनाएगा ना, बनाएगा कि नहीं बनाएगा? बनाएगा। तो हार्ड स्ट्रक्चर बना तो लिया, पंख हो गए, बाल हो गए, नख हो गए, सींग हो गए, खूर हो गए, चोंच हो गए, बात खत्म। क्लियर? पक्का? अरे हाँ या नहीं? पक्का ना? यस। चलिए, बहुत अच्छे बच्चे। फिर भैया नॉन क्रेटिनाइज्ड, तो दिख रहा होगा डायग्राम में ही दिख रहा है कि सल्की उपकला तो बता रहे हैं हम ऊपर की तरफ, लेकिन क्या हमने कहीं केराटिन प्रोटीन दिखाया है वहां पे? नहीं दिखाया है भैया। तो नॉन केराटिनाइज्ड एपिथेलियम हो गया। तो स्तनधारियों का उदाहरण देखें, तो स्तनधारियों का मुख गुहा यानी नॉन केराटिनाइज्ड एपिथेलियम पाया जाता है। बहुत एग्जाम इंपॉर्टेंट है। गाल हो गया, होठ हो गया, कठोर तालु का आंतरिक परत, होठ है हाथ नहीं, ठीक है, कठोर तालु का आंतरिक परत। फिर हो गया ग्रसनी, हो गया ग्रसिका, हो गया ग्रसनी, ग्रसिका, गुदानाल, योनि की परत, आंख की कॉर्निया। देखिएगा कितनी बार आपसे सवाल पूछा गया है। यहां पे जो एपिथेलिया पाई जाती है या यहां पे जो उपकला पाई जाती है वो क्या होती है? नॉन केराटिनाइज्ड स्क्वेमस एपिथेलियम होती है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, नॉन केराटिनाइज्ड। कहां कहां पे भैया? तो मुख गुहा,
स्ट्रेटिफाइड है, लेयर्ड है, यानी कहीं ना कहीं ये परत जो भी होगी, जो लेयर कहीं भी होगी, ये उपकला कहीं भी होगी, तो कहीं ना कहीं रक्षा प्रदान करती होगी। तो देखिए मुख गुहा, हम नहीं चाहेंगे ना कि मुख गुहा के थ्रू होते हुए किसी अंग को कोई चीज डैमेज करे। गाल हो गया, होठ हो गया, कठोर तालु का आंतरिक हिस्सा, ग्रसनी हो गया, ग्रसिका हो गया, गुदानाल हो गया, योनि की परत हो गई, और आंख का कॉर्निया। यानी जितने भी अंगों का हम नाम ले रहे हैं, एक चीज आप जरूर कोरिलेट करिएगा कि अगर ऐसे हम देखें तो नॉर्मली एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में हैं ये लोग, बाहरी वातावरण के डायरेक्ट कांटेक्ट में है। आंख का कॉर्निया खुला हुआ है, मुख गुहा, मुंह खोलते हो, फिर तो मुख खोलते हो तो ग्रसनी भी आती है, ग्रसिका भी आती है डायरेक्ट कांटेक्ट में, यानी वहां पे पाई जाती है। फिर भैया गुदानाल ओपनिंग है, वहां पे भी डायरेक्ट वातावरण से कांटेक्ट है। योनि की परत वहां भी, और आंख की कॉर्निया बता ही रहे हैं। तो ऐसे जरूर एज्यूम कर लीजिएगा भैया, ठीक है। केरेटिनाइज्ड और नॉन केरेटिनाइज्ड में अंतर आपको पता चल गया होगा कि ऐसा स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम जिसमें जो स्क्वेमस सेल्स हैं उसमें अगर केरेटिन प्रोटीन मौजूद है तो हम उसे बोलते हैं केरेटिनाइज्ड, अगर नहीं है तो हम बोलते हैं नॉन केरेटिनाइज्ड। क्लियर है? नॉन केरेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम बोल रहे हैं ना दोस्त? तो क्लियर है कि नहीं? अभी भी किसी को कोई समस्या हो रही बता दो। कोई समस्या हो रही है बताइए। नहीं हो रही है साहब, चलिए नहीं हो रही है, तो यही तो हम चाहते थे। फिर भैया आया दूसरा क्या, अस्तरित घनाकार उपकला, स्ट्रेटिफाइड क्यूबाइडल एपिथेलियम का जिक्र करेंगे। अब नाम से ही पता चल रहा है, सारी बातें आपको पता है भैया। बेसल सेल क्या होगी, यानी आधार की कोशिका क्या होगी, तो घनाकार होगी ही होगी। बीच की कोशिका क्या होगी, बहुभुजीय होगी। और बाहर की कोशिका क्यों हो रही है भैया, घनाकार, हम बोल ही रहे हैं तो घन जैसी होगी। यस, हाँ भैया। कोशिकाओं का केंद्रक युक्त और जीवित होती है, केंद्रक युक्त होगा और जीवित होगा। कोशिकाएं जो होंगी केंद्रक युक्त होंगी, देखिए, और जीवित होंगी। यहां बात करें उदाहरण तो श्वेत ग्रंथियां, जैसे श्वेत ग्रंथि हो गई, स्वेट ग्लैंड, स्तन ग्रंथियां, लार ग्रंथियां, तेलीय ग्रंथियां की श्रावण नलिका जो होती है वो किसका बनी होती है, स्ट्रेटिफाइड क्यूबाइडल एपिथेलियम की बनी होती है। अग्नाशयी नलिका, मादा मूत्रमार्ग, इन सब जगहों पे क्या पाया जाता है, स्ट्रेटिफाइड क्यूबाइडल एपिथेलियम पाया जाता है। क्लियर है? ये डायग्राम या एग्जांपल याद रखिएगा। अब कैसे याद करेंगे, जब भी आप क्यूबाइडल एपिथेलियम पढ़ रहे थे यानी घनाकार उपकला पढ़ रहे थे, तो आपने देखा था कि ये घनाकार उपकलाएं कहाँ पाई जाती हैं, तो इनका काम अवशोषण हम बता रहे थे। इनका काम हम बता रहे थे क्या, इनका काम हम बता रहे थे स्रावित करना, इनका काम हम बता रहे थे उत्सर्जन करना। तो देखिए ये ऐसी ही जगह पे प्रेजेंट है जहां पे या तो अवशोषण होता होगा किसी चीज का, या तो किसी चीज को हम स्रावित करते होंगे। दिख रहा होगा? यस या नो? हाँ, तो वही एग्जाम्पल्स है। अगली बात कर लें भैया, अगला कौन है, तो अस्तरित स्तंभाकार उपकला यानी स्ट्रेटिफाइड कॉल्यूमिनर एपिथेलियम। बातें सब पता है आपको कि अंदर की कोशिका घनाकार, बीच की कोशिका बहुभुजीय, और सबसे बाहर की कोशिका भैया स्तंभाकार। तभी तो हम बोल रहे हैं स्ट्रेटिफाइड कॉल्यूमिनर एपिथेलियम, तभी तो बोल रहे हैं। देखिए कितना आसान है, बस रटते हो बैठ के और ये डायग्राम इमेजिन नहीं करते हो, इसीलिए समस्या आती है। इसीलिए लगभग हर एपिथेलिया का डायग्राम हमने बनाया है ताकि आप रफली कोरिलेट कर पाए कि ये दिखती कैसी होंगी, और लेयर में है तो प्रोटेक्शन तो प्रदान करती होंगी, लेकिन अगर ऊपर सरफेस पे ऐसी कोशिकाएं रखी होंगी तो कहीं ना कहीं उनका जो काम होता होगा वो भी परफॉर्म हो करती होंगी। क्लियर है? पक्की सी बात, हाँ या नहीं? हाँ या नहीं बताओ, पक्की सी बात है कि नहीं? चलिए अच्छी बात है, पता है तो। भैया कहाँ पाई जाती हैं, अब इनमें रूपांतरण होता है। ये जो हमने बताया कि स्ट्रेटिफाइड कॉलुमनर एपिथेलियम होता है यानी अस्तरित स्तंभाकार उपकला जो होती है वो रूपांतरण शो करती है, रूपांतरण होता है। तो कहीं कहीं पे पश्मा भी अस्तरित स्तंभाकार उपकला होता है, यानी कहीं कहीं पे इसी स्तंभाकार उपकला में क्या होता है, सीलिया प्रेजेंट होता है। क्या होता है प्रेजेंट भैया? सीलिया, पश्माप प्रेजेंट होता है। चलो भैया सीलिया प्रेजेंट हो गया, तो कहां पे, चलिए ये तो मेढक तो आपके यहाँ है नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन आपके यहाँ कंठ में पाया जाता है।
कॉलुमनर सिलिएटेड इपिथेलियम पढ़ा होगा। फिर भैया पचमाभिकी रहित स्तंभाकार उपकला, एपिग्लॉटिस पढ़ा होगा। तो कॉलुमनर नॉन सिलिएटेड इपिथेलिया वहां पे पाया जाता है। यानी जो हम कॉलुमनर स्ट्रेटिफाइड कॉलुमनर इपिथेलिया पढ़ रहे हैं, वहां पे अगर कॉलुमनर यानी स्तंभाकार जो कोशिकाएं हैं उसमें पचमा भी प्रेजेंट है, तो हम सिंपल सी बात है पचमाभी स्तंभाकार स्तरित उपकला बोलेंगे, और उसका एग्जाम्पल कंठ याद कर लीजिएगा, ठीक है। और अगर सीलिया नहीं है यानी पचमा भी नहीं है, तो उसका एग्जाम्पल याद कर लीजिएगा, क्या भैया, घाटी ढक्कन एपिग्लॉटिस, बहुत बार पूछा गया आपसे, ठीक है। कोई समस्या, किसी को कोई समस्या? एनसीईआरटी खोले रहो बेटा, एक भी लाइन ऐसा नहीं होगा खत्म होने पे जो आपको समझ में ना आता हो, ठीक है। यस या नो? कोरिलेशन तो आ जाएगा ना, अब कोरिलेट तो कर ले जाओगे ना, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे ग्रंथियों का, ग्लैंड्स का। ग्लैंड्स का जिक्र करेंगे, ग्रंथियां। तो ग्रंथियां जो होती हैं हमारे यहाँ कोई पर्टिकुलर रसायन बनाती हैं, पहले हम नाम समझ लेंगे। क्यों? क्योंकि हम ग्रंथियां जब पढ़ेंगे तो ग्रंथियों का एक चैप्टर भी पढ़ेंगे, एंडोक्राइन, जहां पे हम केवल एंडोक्राइन ग्रंथियों का जिक्र करेंगे, यानी अंतःस्रावी ग्रंथियों का जिक्र करेंगे। लेकिन उसके पहले हमें ग्रंथियों के बारे में थोड़ा जानना हो कि ग्रंथियां होती क्या हैं। तो किसी भी ग्रंथि का अगर हम जिक्र करेंगे तो ग्रंथि किसी न किसी पर्टिकुलर रसायन को बनाने से और रसायन के स्रावित करने से उनका रिलेशन होता है, ठीक है। रसायन या बनाती भी हैं और स्रावित भी करती हैं, तो ऐसा जो भी पार्ट ऑफ द बॉडी है उसे हम ग्रंथि बोलते हैं। तो हम बोलते हैं विशेष रासायनिक पदार्थ स्रावित करने वाली एक कोशिका या कोशिकाओं का समूह ग्रंथि कहलाता है। बहुत ध्यान से समझिएगा, सभी ग्रंथियां उपकला उतक की बनी होती हैं। जितनी भी ग्रंथियां हमारी हैं सभी किसकी बनी है? उपकला उतक की बनी हुई है। सब लाइनें क्या हैं आपके लिए बहुत जहर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, कुछ घनाकार या स्तंभाकार कोशिकाओं में श्रवण की विशेषता होती है, ठीक है। उपकला को ग्रंथिल, जहां पे कुछ घनाकार या स्तंभाकार कोशिकाओं में श्रवण की विशेषता होती है, ऐसी उपकला को ग्रंथिल उपकला कहते हैं। सिंपल सी बात, हम बोलते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ग्रंथियों की उत्पत्ति तीनों प्राथमिक जनन स्तरों से हो सकता है। कौन कौन सा भैया? एक्टोडर्म से भी हो सकती है, ये मेजोडर्म से भी डिराइव हो सकती हैं, और ये एंडोडर्म से भी डिराइव हो सकती हैं। अगर हम एक एक उदाहरण लें तो जैसे अगर एक्टोडर्म से डिराइव ग्रंथि की बात करें तो हमारी श्वेत ग्रंथि होती है, यानी स्वेट ग्लैंड। अगर हम मेजोडर्म से डिराइव ग्रंथि की बात करें तो गोनेड्स, यानी जनद जो ग्रंथियां होती हैं। और एंडोडर्म से डिराइव की बात करें तो थायराइड ग्रंथि डिराइव्ड होता है किससे? एंडोडर्म से। यानी हम जब भ्रूणीय परिवर्धन के दौरान देखें तो ग्रंथियां, कई हमारी जो तीनों लेयर्स में जो कोशिकाएं अरेंज होती हैं, तो कोशिकाएं भी तो ग्रंथि बनाती होंगी। तो अगर बाहर की कोशिका से बनी है तो एक्टोडर्मल इन ऑरिजिन बोलेंगे, जिसको हम बोल रहे हैं कि श्वेत ग्रंथि उसका एग्जाम्पल होगा। अगर बीच की कोशिकाएं बना रही हैं, मेजोडर्म से हो रहा है, तो हम बोल रहे हैं क्या? मेजोडर्मल इन ऑरिजिन होंगी। और इसका एग्जाम्पल जो जनद ग्रंथियां हमारे यहाँ होती हैं, जो जनन या रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम पढ़ेंगे, वहां पे जो गोनाइड्स पढ़ेंगे उसके बारे में जिक्र करेंगे। फिर हम जिक्र करेंगे किसका? अगर एंडोडर्म से हो रहा है तो इसका एग्जाम्पल हम थायराइड ग्रंथि को रखते हैं। क्लियर है? तो ग्रंथि क्या है भैया? तो रासायनिक पदार्थ को स्रावित करने वाली कोशिकाएं या कोशिकाओं के समूह को, यानी ग्रंथि जो है, अगर हम बोल रहे हैं कोशिका या कोशिकाओं का समूह, तो एक बात यहां पे भी ध्यान रखिएगा कि यानी ग्रंथि जो है वो एक कोशिकीय भी हो सकती है, अगर कोशिकाओं का समूह है तो बहुकोशिकीय भी हो सकती है। ये बात तो समझ में आ रही होगी, इतनी बात समझ में आ रही है कि हो सकता है भैया? यस या नो? यस या नो, हाँ या नहीं? हो सकता है कि नहीं हो सकता है? भैया हो सकता है, क्योंकि हम बोल रहे हैं कि ग्रंथि एक कोशिका से भी बनी हो सकती है और एक से ज्यादा कोशिकाओं के समूह से भी बन सकती है। तो एक कोशिका की बनी होगी तो हम उसे एक कोशिकीय ग्रंथि कहेंगे। यस या नो? कहेंगे कि नहीं? अगर एक से ज्यादा कोशिकाओं से बना होगा तो हम उसे बहुकोशिकीय कहेंगे कि नहीं? कहेंगे सर, डेफिनेटली कहेंगे। चलिए तो कह देते हैं। तो अगर हम देखें कि ग्लैंड्स को अगर हम क्या करें, क्लासिफाई करें, ग्लैंड्स को यानी ग्रंथियों को वर्गीकृत करें, तो कितनी कोशिकाओं से बनी हुई है, इसके आधार पे हम वर्गीकरण स्टार्ट करें अपने ग्रंथियों का। कितनी कोशिकाओं से बनी हुई है, अगर इसके आधार पे हम ग्रंथियों का वर्गीकरण स्टार्ट करें तो हमारे यहाँ क्या होगी? एक कोशिकी यानी यूनिसेल्युलर ग्लैंड पाई जाएगी। बहुत ही आसान है दोस्त,
और बहुकोशिकीय यानी मल्टी सेलुलर ग्लैंड पाई जाएगी। और एक बात याद रखिए, अगर अभी एग्जाम्पल नहीं याद हो रहा है तो सर पीटने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी आप उपकला याद कर लीजिए, उपकला का तरीका याद कर लीजिए, छोटी छोटी बातें याद कर लीजिए। जैसे जैसे आप अवेयर होते जाएंगे, सबसे मुलाकात होती जाएगी, आप खुद ही आपका सोच का दायरा बढ़ता चला जाएगा। नहीं तो अभी यहां बैठ के ब्रूनर्स ग्लैंड के बारे में सोचेंगे तो घंटा ब्रूनल ग्लैंड देखे ही कहां है अभी। जो पढ़ लिया होगा उसकी बात अलग है, जो नहीं पढ़ा होगा वो तो बेचारा केवल उपकला देखा है ना अभी। तो आप एकदम सर मत पीटिएगा। एक बात तो जरूर याद रखिएगा कि गधों की तरह से एग्जाम्पल रटने के फिराक में मत पढ़िएगा, नहीं नहीं ऐसे ऐसे करके नहीं पढ़ने का। एकदम पहले समझ बनाइए, अंडरस्टैंडिंग बनाइए। कोई बोलता है यूनिसेलुलर ग्लैंड, तो कम से कम इतना तो समझ ही जाओ दोस्त कि ऐसे ग्रंथ की बात हो रही है जो केवल एक कोशिका से बनी हुई। बाकी तो याद हो ही जाएगा, नो डाउट। बस अपने पढ़ने का एक तरीका चेंज करिए। आप जहां जो मिले उसके बारे में सोचिए। अगर कोई ग्रंथ मिलता है आपको, किसी का नाम आप जानते हैं, तो सोचिए कि क्या एक कोशिका से बना है कि बहु कोशिका का। कम से कम इतना बात तो जान जाएंगे कि एग्जाम्पल इसका हो गए। तो जैसे जैसे हम मिलते चलेंगे, सबसे सबके बारे में सोचते चलेंगे, देखिएगा आपका कॉन्सेप्ट खुद ही क्लियर होगा। अब बैठ के आधी रात में बैठ के ऐसा मत सोचिएगा कि अरे एक कोशिकीय कौन था, ऐसा नहीं सोचने का। यही तरीका आपके पढ़ने का, ठीक है। तो एक कोशिकीय ग्रंथ में बस आप इतना समझिए कि ऐसी कोई ग्रंथि, ग्रंथि बोल रहे हैं तो एक बात जरूर ध्यान रखिएगा कि रासायनिक पदार्थ बनाती होगी, स्रावित करती होगी, तो हम ग्रंथि बोल रहे हैं। अगर वो एक कोशिका से बनी है तो एक कोशिकीय ग्रंथि बोल रहे हैं। इसका एग्जाम्पल हम देख ले तो भैया, कलश कोशिका यानी म्यूकस सेल, और गॉबलेट सेल यानी गॉबलेट सेल, और पिनत सेल इसके एग्जाम्पल होते हैं। अब कहोगे कि रट नहीं रहे, अभी तो इन दोनों के बारे में आप कुछ जान ही नहीं रहे हैं। ये दोनों नाम आपको वही है, ऐसे बोल दें। चिंटू के बारे में आप जानते हैं, चिंटू के बारे में नहीं जानते तो अभी आपके लिए चिंटू ही है दोनों, नहीं जानते हैं आप भैया। वैसे ही बहुकोशिकीय की बात करें तो कलश तथा पिनट कोशिकाओं को छोड़कर शरीर की सभी ग्रंथियां जो होती हैं हमारे यहाँ जो गॉबलेट सेल है और जो पिनत सेल है, बस यही जो हमारे यहाँ दो ग्रंथियां हैं वो क्या है, एक कोशिकी हैं। बाकी जितनी ग्रंथि आप पढ़ेंगे, लार ग्रंथि पढ़ेंगे, जठर ग्रंथि, ये सारी ग्रंथियां जो होंगी क्या होंगी भैया, बहुकोशिकीय होती हैं। तो चलिए, जब इतनी बात जान गए कि इन दोनों भाइयों को छोड़ के बाकी जितने हैं सारे बेवफा हैं, क्या है भैया, सारे मल्टी सेलुलर हैं, सारे बहुकोशिकीय हैं। तो चलिए, एक कोशिकीय लोगों का नाम याद रख लीजिए। जब हम कहीं मिलेंगे इनसे तो इनका कार्य भी देख लेंगे भैया, इनका कार्य क्या है। कोई समस्या, हाँ या नहीं, पक्के से आगे बढ़ लें? बढ़ लो सर। अरे भैया, श्रावण के हिसाब से बात कर ले। अभी तो हमने कोशिका के हिसाब से बात की थी, और हमने ये बताया था कि ग्रंथि उसी को हम बोलते हैं जो रासायनिक पदार्थ बनाती हैं और स्रावित करती हैं। लेकिन स्रावित जब करती हैं तो कैसे स्रावित करती हैं, इसके आधार पे बात करें तो दो तरह की ग्रंथियां पाई जाती हैं। कौन कौन सी भैया? पहली अंतःस्रावी ग्रंथि। क्या भैया? अंतःस्रावी ग्रंथि। मतलब समझ लेंगे भैया क्या है इसका। अंतःस्रावी ग्रंथि, भैया इसका मतलब थोड़ा समझ लीजिए क्या होता है। इसका मतलब थोड़ा समझ लीजिए क्या होता है। तो अंतःस्रावी ग्रंथि कह रहे हैं सर जी, यानी इसको अंग्रेजी में लिख लें तो हम बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन, ठीक है। उधर लिख लेते हैं बहिर्स्रावी ग्रंथि, यहां लिख लेते हैं बहिर्स्रावी ग्रंथि। चलो भैया, इसको हम बोलते हैं क्या, एक्सोक्राइन ग्लैंड। इसको क्या बोलते हैं? एक्सोक्राइन ग्लैंड। दोनों का मतलब समझिएगा दोस्त, एक को बोल रहे हैं अंतःस्रावी और एक को बोल रहे हैं क्या, बहिर्स्रावी। एक को बोल रहे हैं अंतःस्रावी और दूसरे को क्या बोल रहे हैं, बहिर्स्रावी। दोनों का मतलब समझ लेंगे, दोनों का मतलब समझ लेंगे। तो जो ग्रंथियां रसायन बनाती हैं, जैसे मान लीजिए हम एक ग्रंथि लिख लें, यहाँ एक डायग्राम बना लें, हम बोले हैं एक ए ग्रंथि है, इसे हम बोलते हैं ग्रंथि। तो ग्रंथि बोल रहे हैं तो हम ग्रंथि के बारे में जान रहे हैं कि भैया अगर एक ग्रंथि है तो एक काम करती होगी, कोई रसायन बनाती होगी और उस रसायन को अपने लक्ष्य अंग तक पहुंचाती होगी। यहां हमने एक अंग बना लिया जिसको हम बोल रहे हैं टारगेट ऑर्गन या लक्ष्य अंग। क्या बोल रहे हैं भैया? लक्ष्य अंग बोल रहे हैं। अच्छी बात है, लक्ष्य अंग बोल दिया।
अब यहां पे बना हुआ रसायन इस लक्ष्य अंग तक पहुंचाना है। यहां से बना हुआ रसायन इस लक्ष्य अंग तक पहुंचाना है। ऐसा नहीं है, यहां पे कभी कभी लोकल लोकल हार्मोन्स भी होते हैं, लोकल चीजें भी होती हैं, लेकिन बेसिक सी बात है, जो रसायन है वो क्या है, यहां भी इस्तेमाल कर सकते हैं हम, लेकिन मैक्सिमम हम लक्ष्य अंग तक पहुंचाते हैं, टारगेट आर्गन तक पहुंचाते हैं। टारगेट आर्गन तक पहुंचाने का जो तरीका होगा, उसका तरीके के हिसाब से हम ग्रंथियों को दो हिस्सों में बांटते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्या करें, दो हिस्सों में बांटते हैं। अगर कोई ग्रंथि अपने रसायन, अपने द्वारा स्रावित रसायन को लक्ष्य अंग तक भेजने के लिए उस रसायन को रक्त में पोर करती है, यानी ये रक्त जा रहा है और इस रक्त में डाल दिया, और रक्त के तहत जो भी रसायन बना था, यहां पे ए में जो भी रसायन बना था, रक्त के तहत होते हुए अगर टारगेट अंग तक पहुंचता है, तो ऐसी ग्रंथियां जो अपने द्वारा बनाए हुए रसायन को अगर रक्त के थ्रू होते हुए लक्ष्य अंग तक पहुंचाती हैं, तो ऐसी ग्रंथियों को हम क्या बोलते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियां बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, अंतःस्रावी ग्रंथियां। और इसको और नाम देते हैं हम इन्हें एक नाम देते हैं, नलिका विहीन ग्रंथियां। क्या बोलते हैं भैया, नलिका विहीन। अभी इसका मतलब समझ में आ जाएगा कि नलिका विहीन क्यों कह रहे हैं भैया इसे, नलिका विहीन ग्रंथियां। नलिका विहीन ग्रंथियां हो गई है, ठीक है, इन्हें नलिका विहीन ग्रंथियां कहें। ठीक है, क्यों भैया, तो इसमें कोई नलिका नहीं पाई जा रही है, जो भी रसायन ये बना रहा है उस रसायन को रक्त के तहत अपने लक्ष्य अंग से पहुंचा रहा है, अपने लक्ष्य अंग तक पहुंचाने के लिए रक्त का इस्तेमाल कर रहा है, किसी डक्ट का इस्तेमाल नहीं कर रहा है। तो भैया दूसरा हमारे पास हो गया बहिर्स्रावी ग्रंथि। क्या हो गया भैया, बहिर्स्रावी ग्रंथि। बहिर्स्रावी ग्रंथि को ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए कोई ऐसी ग्रंथि है जो अपने इसी रसायन को यहां तक भेजने के लिए, लक्ष्य आर्गन तक भेजने के लिए इसी ग्रंथि से कोई ऐसा पाइप निकलता हो, इसी ग्रंथि से कोई ऐसा पाइप निकलता हो, नलिका निकलती हो, और इस नलिका से होते हुए ये जो रसायन बना है हमारे यहाँ ए में, वो रसायन हमारे लक्ष्य आर्गन तक पहुंचता हो, ऐसे ऐसे। यानी कोई ऐसी ग्रंथि जो अपने द्वारा बनाए हुए रासायनिक पदार्थ को लक्ष्य अंग तक पहुंचाने के लिए अगर नलिका का इस्तेमाल करती है, तो ऐसी ग्रंथि को हम बोलते हैं बहिर्स्रावी ग्रंथि, यानी एक्सोक्राइन ग्लैंड। क्लियर है, तो हम इसे बोलते हैं नलिकामय ग्रंथियां, नलिकामय ग्रंथियां। यहां तक किसी को कोई समस्या भैया, थोड़ा हाथ उठा के बोल दो। अगर चैट बॉक्स से खाली हो तो थोड़ा हाथ उठा के बोल दो कि नहीं सर, ये तो बात हमको नहीं समझ में आई, ये तो बात हमको नहीं समझ में आई। नहीं समझ में आई, समझ में आई कि नहीं आई, यस या नो, हाँ या ना बोलो भाई। समझ में आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया। चलिए, तो अगर हम इनके स्रावित कैसे करती हैं, कैसे अपने केमिकल्स, कैसे अपने द्वारा बनाए हुए रसायन को अपने लक्ष्य अंग तक के भेजती हैं, उसके हिसाब से जब हम देख रहे थे तब एक कहानी है। क्लियर है, चलिए अच्छी बात है, क्लियर है तो हम देख ही लेते हैं भैया क्या लिखा है इसमें। क्या लिखा है देख लें, तो एक है एंडोक्राइन ग्लैंड, एक है एंडोक्राइन ग्लैंड और दूसरा है एक्सोक्राइन ग्लैंड। समझ लेंगे अब भैया। एंडोक्राइन में हमने पढ़ा कि भैया इसे क्या बोलते हैं, नलिका विहीन होती हैं, ये अपने द्वारा बनाए हुए रसायन को लक्ष्य अंग तक पहुंचाने के लिए रक्त का इस्तेमाल करती हैं। और बहिर्स्रावी के बारे में हम इतना जानते हैं कि भैया अपने द्वारा बनाए हुए रसायन को लक्ष्य अंग तक पहुंचाने के लिए ये लोग नलिका का इस्तेमाल करते हैं। चलिए अब देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है इसमें। तो लिखा हुआ है कि श्रावण नलिका अनुपस्थित होगी, हमने बोला नलिका विहीन होंगी। इनके श्रावण पदार्थ यानी जो रसायन बनाती हैं उसे हम हार्मोन कहते हैं। ठीक है, यानी जो एंडोक्राइन ग्लैंड यानी इस तरह की ग्रंथियां जो अपने सिक्रीशन को, अपने द्वारा बनाए हुए रासायनिक पदार्थ को रक्त के तहत लक्ष्य अंग तक ले जाते हैं, तो ऐसी ग्रंथियां जो रसायन बनाते हैं उस रसायन को हम हार्मोन देते हैं नाम। क्लियर है, हाँ या नहीं,
कोई पूछे आपसे हार्मोन क्या है या क्यों इनको हम हार्मोन कहते हैं, तो इसका वजह यही है, जो सीधे उस तरल में छोड़े जाते हैं जिससे ग्रंथि स्थित होती है। उदाहरण थायराइड ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि, पैराथायराइड, एड्रिनल ग्लैंड, और भी बहुत सारे ग्लैंड है। ठीक है, आगे बढ़े। दूसरा भैया बहिर्स्रावी ग्रंथि, एक्सोक्राइन ग्लैंड, इसमें श्रावण नलिका जो होती है उपस्थित होती है। क्यों क्यों उपस्थित होगी भैया? ये तो नलिका के तहत ही अपने लक्ष्य आर्गन तक अपने रसायन को पहुंचाएंगे ना, इसलिए नलिका पाई जाएगी। तो इसमें श्लेष्मा यानी म्यूकस, लार, कर्णमोम, ऑयल, दुग्ध, एंजाइम तथा अन्य कोशिका उत्पाद स्रावित होते हैं। चाहे हमारे यहाँ म्यूकस की बात कर लें, यानी श्लेष्मा की बात कर लें, स्वेट की बात कर लें, ईयर वैक्स की बात कर लें, सलाइवा की बात कर लें, तो इनके श्रावण से संबंधित होती। ये रहा हमारे यहाँ कहानी किसके बारे में? ग्रंथियों के बारे में। किसके बारे में रहा भैया? ग्रंथियों के बारे में, जिसको हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब हम बात करेंगे किसके बारे में? अब हमारे पास जो दूसरा है, क्योंकि हम अब इस पार्ट के बाद हमने क्या खत्म कर लिया है? उपकला उतक वाला हिस्सा जो है खत्म कर लिया। उपकला जो उतक था वो हमने पूरी तरह से, लगभग हर तरह से, लगभग आपके आए हुए हर सवाल के जवाब भर का उपकला उतक हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, उपकला उतक हमने क्या किया है? कंप्लीट कर लिया है। और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप मॉड्यूल से सॉल्व करिए और देखिए कि अगर कोई क्वेश्चन फंस रहा है, कोई क्वेश्चन फंस रहा है अगर, तो उसको पूछिए। क्या करिए? पूछिए, उसको अपनी जिम्मेदारी समझिए, उसको आपको पूछना है, उसको आपको समझना है, छोड़ना नहीं है। क्या भैया? छोड़ना नहीं है। क्लियर? उपकला उतक एक बार देख लीजिए, उपकला उतक एक बार देख लो किताब में, कोई बात सीरियसली देख लो ऐसे लाइन से कि कोई बात छूट गई हो। देख लो भैया, कोई बात छूटी तो नहीं है, देख लो, कोई बात छूटी तो नहीं है। चलिए नहीं छूटी है, अच्छी बात। जब नहीं छूटी है, अच्छी बात है, तो चलिए हम थोड़ा सा इंट्रोड्यूस हो जाएं अपने दूसरे के बारे में। किसके बारे में भैया? तो कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, केवल हम इंट्रोडक्शन देंगे। केवल हम क्या देंगे? इंट्रोडक्शन देंगे। नेक्स्ट लेक्चर में इसको हम खत्म करेंगे ताकि आप क्या रहें? अवेयर रहें। तो इसका बस हम इंट्रोडक्शन देंगे आपको, नेक्स्ट लेक्चर में इसको हम लोग कवर करेंगे। तो पहले हम समझने की कोशिश कर लें भैया कि ये क्या होता है हमारा कनेक्टिव टिश्यू। तो हम पहले समझा दें आपको, क्या करें भैया? समझा दें। जैसा कि नाम इसका होता है संयोगी उतक। क्या होता है भैया? संयोगी उतक। इसका नाम होता है संयोगी उतक, यानी इसको हम बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू। पहले इसी के बारे में जानिए, क्या हुए? कनेक्टिव टिश्यू बोल रहे हैं इसे। ठीक है, पहले समझ लीजिएगा, पहले समझ लें कि कनेक्टिव टिश्यू होता क्या है या संयोगी उतक हम कहते किसे। पहले इस बात को समझना बहुत ही जरूरी है। तो जब भी हम बात करेंगे कनेक्टिव टिश्यू की, तो एक बात जरूर समझिएगा, हमारे शरीर में हमने बताया था कि हमारी जो भी संरचना है, हमारी या किसी भी प्राणी की संरचना देखेंगे तो वहां हम टिश्यू को या ऊतक को 4 वर्गों में बांटते हैं। एक को हम बोलते हैं उपकला ऊतक, जिसका कार्य हम ऑलरेडी जान चुके हैं। दूसरे को बोलते हैं कनेक्टिव या संयोगी ऊतक, जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तीसरा हमारे पास होता है पेशीय ऊतक, और चौथा हमारे पास होता है तंत्रिकीय ऊतक। यानी कोई भी प्राणी की संरचना की बात करेंगे तो लगभग इन्हीं 4 तरह के ऊतकों से मिलकर बना हुआ है। चलिए अच्छी बात है। तो हम कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। हम जानना चाहते हैं कि भैया ये संयोगी ऊतक क्या होता है, यार कनेक्टिव टिश्यू है क्या। तो संयोगी बोल रहे हैं तो आप थोड़ा सा इस बात से कंफर्म या कनेक्ट नहीं हो पा रहे होंगे। जैसे मान लीजिए आपसे कोई पूछा कि आजकल चिंटू से बात हो पाती है कि नहीं, तो बोलते हो नहीं, आजकल कोई कनेक्शन नहीं है उससे। कनेक्शन मतलब क्या होता है? सट जाना, कि सट गए चिंटू से जाके कनेक्शन हो गया? नहीं। कनेक्शन मतलब क्या होता है? कम्युनिकेशन, कि भैया हमारी बात नहीं हो पाती, हम उसका हालचाल नहीं जान पा रहे। क्यों भैया? क्योंकि उसका कनेक्शन टूट गया थोड़ा सा। अब बोलते कनेक्टेड नहीं है, इसमें थोड़ा ज्यादा अनकनेक्टेड रहते हैं। चाहे कोई आपके अगल बगल का दोस्त है, बोलते कि नहीं भैया आपने तो कनेक्शन ही तोड़ लिया हमसे। ठीक है, आपका कनेक्शन कहीं चल रहा होगा इस समय। ठीक है, तो कनेक्शन का मतलब क्या होता है इस बात को समझिए, क्योंकि कनेक्शन का मतलब समझ जाएंगे तो कनेक्टिव टिश्यू भी समझ जाएंगे आप। समझ रहे हैं हमारी बात? चलिए,
क्योंकि इसी जो बातें हैं उसी में तो आपका आंसर है, जो बातें बोली गई हैं वहीं पे आपका आंसर है। तो हम बोल रहे हैं कनेक्टिव टिश्यू भैया, क्या बोल रहे हैं? कनेक्टिव टिश्यू। बहुत प्यार से समझिएगा, समझिएगा हमारे इस एग्जाम्पल के साथ। हम बोल रहे हैं क्या? कनेक्टिव टिश्यू। चलिए अच्छी बात, हमने बोल दिया। मान लीजिए कोई एक आर्गन ए है, अंग ए, एक अंग बनाया हमने बी, दूसरा अंग बनाया हमने सी, चौथा अंग बनाया हमने डी। ऐसे करके हमारे शरीर में अगर आप ही सोचें तो हमारी किडनी है, हमारा लीवर है, हमारा स्टमक है, हमारा पेंक्रियाज है, हमारा टेस्टिस है, ये तमाम अंग हमारे बॉडी में है, नो डाउट है। ये सारे अंग एक दूसरे से कम्युनिकेटेड रहते हैं। कम्युनिकेशन इन द सेंस कि एक दूसरे से कम्युनिकेशन जरूर होता है इनका। जैसे मान लो कल को किडनी को कोई समस्या हो तो ऐसा नहीं हमारा हार्ट जान ही नहीं रहा है, या हमारे हार्ट में कोई प्रॉब्लम है तो ऐसा नहीं है कि इनका कनेक्शन नहीं है। तो कनेक्टिव टिश्यू अगर हम ऐसे बोलें तो जो संयोगी ऊतक होते हैं हमारे शरीर के, ऐसे ऊतक हैं जो हमारे शरीर के अंगों को जोड़ के रखते हैं। एक खासियत और है, ऐसे नहीं जोड़ते हैं कि कल को किडनी हमारे हृदय के पास जाके पूछे कि भाई जी आजकल सही धड़क रहे हो कि नहीं। ऐसा नहीं होता। किडनी अपने जगह पे बनी हुई है, हृदय अपने जगह पे बना हुआ है, फिर भी एक दूसरे की बातें हो रही हैं, आंखों ही आंखों में इशारा चल रहा है। ठीक है, जो इशारा चल रहा है इनके बीच में, इनके बीच में कम्युनिकेशन जो बना हुआ है, ये कम्युनिकेशन किसकी वजह से बना हुआ है भैया? तो ये कम्युनिकेशन बना हुआ है इसी कनेक्टिव टिश्यू की वजह से। यानी कनेक्टिव टिश्यू आर द टिश्यू विच कनेक्ट्स ऑल द बॉडी पार्ट्स टुगेदर विदाउट डिस्प्लेसिंग देयर प्लेस। इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा। क्या भैया अंग्रेजी ज्यादा हो गई? नहीं। कनेक्टिव टिश्यू यानी संयोगी ऊतक हमारे शरीर में पाए जाने वाले वह ऊतक होते हैं जो हमारे शरीर के विभिन्न अंगों को आपस में जोड़ के रखते हैं, उनका स्थान परिवर्तन किए बगैर। लिख सकते हैं? चलिए लिख लेते हैं इसको। यानी संयोगी ऊतक को जब भी हम डिफाइन करेंगे तो हम लिखेंगे कि संयोगी ऊतक, संयोगी ऊतक हमारे शरीर में हमारे शरीर के विभिन्न अंगों को, विभिन्न अंगों को जोड़ के रखते हैं बिना उनके स्थान परिवर्तन के, बिना उनके स्थान परिवर्तन के। यानी इनके स्थान में, हमारे शरीर के अंगों के स्थान में कोई परिवर्तन भी नहीं होता है, तब भी ये हमारे जो ऊतक हैं, जो हमारे संयोगी ऊतक हैं, वो हमारे शरीर के सभी अंगों को क्या करते हैं? जोड़ के रखते हैं। ये एग्जैक्ट डिफिनेशन है हमारे यहाँ किसकी? कनेक्टिव टिश्यू की। किसकी डिफिनेशन है भैया? कनेक्टिव टिश्यू की, यानी संयोगी ऊतक की। क्लियर है? तो इसी ऊतक के बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, और एकदम फुली प्रिपेयर होके आइएगा। देखेंगे कि कितने प्रकार के संयोगी ऊतक पाए जाते हैं, क्या इनके कार्य होते हैं, या कैसे, कहां पे होते हैं, जहां पे भी होते हैं हमारे शरीर के किस क्रियाकलाप में हेल्प करते हैं। यही सब बातें हम लोग पढ़ेंगे संयोगी ऊतक के बारे में। संयोगी ऊतक को डिफाइन करेंगे कि संयोगी ऊतक की कोशिकाएं यानी सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कौन कौन सी हैं, इन तमाम चीजों का जिक्र करेंगे। तो अभी जो आने वाला है इस होमवर्क में, आप जो भी मॉड्यूल है अपना, जो भी अपना मॉड्यूल है हिंदी वाला मॉड्यूल, मतलब बोले तो अभ्यास पुस्तिका है, प्लस डीपीपी मिलेगा ही आपको इस पूरे व्याख्यान का। अभ्यास पुस्तिका से जो आपका मॉड्यूल है उसकी अगर हम बात करें, जो हिंदी में लॉन्च हुई है पीडब्ल्यू के द्वारा, अगर उसमें अभी भी बोल रहा हूं कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेके अगर 25-30 तक भी सॉल्व करोगे तो लगभग आप जितना आज उपकला के बारे में पढ़े हो
वो सारे क्वेश्चन आप बहुत इजीली सॉल्व कर ले जाओगे। ठीक है, सारे क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व कर ले जाओगे। तो ट्राई जरूर करिए, क्या भैया, ट्राई जरूर करिए, इसे सॉल्व करने की कोशिश करते रहिए। फिर जो सबसे आखिरी बात है वो है धन्यवाद। यही तो सबसे इंतजार रहता है, बहुत लड़कों को तो, बच्चों को तो इसी बात का इंतजार रहता है कि भैया कब वो वाला स्लाइड आएगा जिसपे लिखा रहता है धन्यवाद, तब की छुटकारा मिलेगा हमें। ठीक है, तो तब तक, जब तक ये धन्यवाद की स्लाइड चमक रही है, तब तक आप मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग। ठीक है, बाय बाय।